फोकस अटेंशन के साथ स्टार्ट करना आज आपके सिलेबस का वन ऑफ द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर पीओएस, प्लेस ऑफ सप्लाई अंडर द आईजीएसटी एक्ट। ध्यान दिया ना सर? हाँ, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अरे बेटा आईजीएसटी एक्ट है ये, सीजीएसटी एक्ट नहीं है, इसलिए कहता हूं फोकस दो, चेहरे पे रखना स्माइल और मजे करके पढ़ो, एंजॉय और स्टडीज। चलिए सर, इस सेक्शन में, इस चैप्टर में हमको सेक्शंस याद करने, आंसर इज यस। पहला सेक्शन है सेक्शन 10 प्लेस ऑफ सप्लाई का, दूसरा है सेक्शन 11, तीसरा है सेक्शन 12 और चौथा होगा सेक्शन 13 जो आगे मिलेगा। एक एक करके सेक्शन याद करते। देखो सेक्शन 10 है गुड्स का प्लेस ऑफ सप्लाई, बस गुड्स का प्लेस ऑफ सप्लाई इंपोर्ट एक्सपोर्ट को छोड़कर। सर 11 भी गुड्स का प्लेस ऑफ सप्लाई है बट इंपोर्ट एक्सपोर्ट का केस है। सर 12 अब गुड्स हो गया तो सर्विस लेंगे हम, तो सर्विस का प्लेस ऑफ सप्लाई है जहां पर सप्लाई रिसिपेंट दोनों इंडिया में होने पड़ेंगे। तो सर सेक्शन 13 क्या होगा? वो सर्विस का प्लेस ऑफ सप्लाई है बट वहां पर सप्लायर और रिसिपेंट में से कोई भी एक इंडिया के बाहर है। एक बार और, सेक्शन 10 ऑफ आईजीएसटी एक्ट, सेक्शन 10 इंपोर्ट एक्सपोर्ट छोड़कर, सेक्शन 11 गुड्स का प्लेस ऑफ सप्लाई इंपोर्ट एक्सपोर्ट का, सेक्शन 12 सर्विस का प्लेस ऑफ सप्लाई जहां पर सप्लाई रिसिपेंट दोनों यहां है, और सेक्शन 13 सर्विस का प्लेस ऑफ सप्लाई जहां पर इधर सप्लायर और रिसिपेंट दोनों में से कोई बाहर तो है। चलिए सेक्शन एक बार का याद करा दिया, अब अंदर के सबसेक्शन वगैरह पढ़ते हैं। आइए, प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स सेक्शन 10। सप्लाई कौन सी? नंबर ए, सप्लाई इन्वॉल्विंग मूवमेंट ऑफ गुड्स। गुड्स मूव होता है, मतलब गुड्स के नॉर्मल ट्रांजेक्शन। आप किसी दुकान में जाके सामान लेकर आते हैं तो गुड्स मूव हुआ कि नहीं हुआ? अमेजॉन पे ऑर्डर करते घर पे डिलीवरी होती है, गुड्स मूव हुआ कि नहीं हुआ? कोई भी ट्रांजेक्शन जहां गुड्स मूव हो रहा है, आंसर सिंपल, रिसिपिएंट के पास जब गुड्स की डिलीवरी टर्मिनेट हुई वो होगा प्लेस ऑफ सप्लाई, क्योंकि जीएसटी एक कंजम्पशन बेस्ड टैक्स है। तो जहां रिसिपिएंट है वो लोकेशन होगा प्लेस ऑफ सप्लाई, मतलब जहां रिसिपिएंट का डिलीवरी खत्म होता है। तो मूवमेंट ऑफ गुड्स टर्मिनेट फॉर डिलीवरी टू द रिसिपिएंट, वो होगा प्लेस ऑफ सप्लाई वाली जगह। नंबर बी, ट्राइपार्टाइट अरेंजमेंट ऑफ सप्लाई, इसको बिल टू शिप टू मॉडल भी बोलते हैं, बिल टू शिप टू मॉडल या ट्रांजेक्शन या सेल मॉडल ये बोलते हैं इसको। सर इसमें क्या होता है? इसमें देखो क्या होता है, मैं एक एग्जांपल से बताता हूं। भोपाल का एक सप्लायर से इंदौर का एक रिसिपिएंट ने ऑर्डर दिया कि मेरे को 50 पीसेज ऑफ सम गुड्स चाहिए। भोपाल के सप्लायर के पास वो माल नहीं है, तो उसने दिल्ली के सप्लायर को फोन करके बोला आप 50 पीसेज ऑफ दैट गुड्स आप डायरेक्टली इंदौर भेज दो मेरा रिसिपिएंट को, बट बिल मेरे नाम पे देना। इसको बोलते हैं ट्राइपार्टाइट अरेंजमेंट। इसीलिए देखो मैंने क्या किया, ब्रैकेट में बॉक्स बनाकर सप्लायर के नाम के ऊपर लिख दिया दिल्ली, बी के पैराग्राफ के अंदर देखो रिसिपिएंट को सर्कल करके ऊपर लिख दिया इंदौर, और थर्ड पर्सन के नीचे लिख दिया भोपाल, ताकि समझाने में इजी रहे। माल किसको चाहिए? इंदौर वाले को। उसने किसको ऑर्डर दिया? भोपाल वाले को। भोपाल ने किससे अरेंज करवाया? दिल्ली वाले से। तो सर ऐसे केस में प्लेस ऑफ सप्लाई कैसे निकलेगा? देखो यहां पर दो ट्रांजेक्शन है, पहले तो ये जान लो, एक इंदौर वाला और भोपाल वाले के बीच में। भोपाल वाले ने इंदौर वाले को माल दिया, ऑब्वियसली दिल्ली वाले से पहुंचवाया तो क्या हुआ? ट्रांजेक्शन तो इन दोनों के बीच में हुआ। और एक ट्रांजेक्शन दिल्ली वाले के और भोपाल वाले के बीच में हुआ, दिल्ली वाले ने भोपाल वाले को सप्लाई दी। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि इन दोनों ट्रांजेक्शन का प्लेस ऑफ सप्लाई कैसे निकलेगा। देखो मैं आपको खुल के कह देता हूं, यहां पर माल किसने रिसीव किया? आप मुझे ये बताइए। सर इंदौर वाले ने। किससे रिसीव किया? भोपाल वाले से, बट डायरेक्टली नहीं, दिल्ली वाले के थ्रू। अग्री, बट वो ही हुआ। तो भोपाल वाला और इंदौर वाले के ट्रांजेक्शन का प्लेस ऑफ सप्लाई तो आपने ऑलरेडी ऊपर ए पॉइंट में पढ़ ही लिया, क्या है? रिसिपिएंट का जहां डिलीवरी मिला, मतलब उज्जैन, सॉरी इंदौर। लेकिन अब बात करते हैं भोपाल वाला और दिल्ली वाले के बीच का ट्रांजेक्शन का प्लेस ऑफ सप्लाई होना तो भोपाल से। आई नो आपके मन में यही आंसर आ रहा है क्योंकि रिसिपिएंट भोपाल का है, दिल्ली वाले का दिल्ली वाला थोड़ी है, दिल्ली वाला तो सप्लायर है, तो भोपाल ही होना चाहिए प्लेस ऑफ सप्लाई। बट लॉ में ए पॉइंट से नहीं निकले क्योंकि उसके पास तो माल आया ही नहीं, उसने तो डायरेक्टली वहां भिजवा दिया इंदौर। इस केस में लॉ कहता है बी पॉइंट से निकल जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई, और बी पॉइंट कहता है अगर ऐसा कोई अरेंजमेंट होता है तो थर्ड पर्सन मतलब भोपाल वाला आदमी का जो प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस है वही होगा प्लेस ऑफ सप्लाई, एज इफ की डिलीवरी वहां मिली। ये हो गया पॉइंट नंबर बी। नेक्स्ट आता हूं सी पॉइंट में, सप्लाई जहां पर गुड्स मूव ही नहीं कर रहा, जैसे कोई सीए का ऑफिस है और वो अब छोड़कर दूसरी सिटी में जा रहा है और ऐसा का ऐसा ही आपको बिक्री कर दिया, तो अब वहां पर आप गुड्स तो मूव करोगे नहीं क्योंकि ऑफिस के साथ फर्नीचर भी खरीद लिया, तो फर्नीचर गुड्स है ना। तो ऐसे केस में लोकेशन ऑफ सच गुड्स ही हो जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई। उसके बाद डी पॉइंट, गुड्स अगर इंस्टॉल या असेंबल हो रहा है तो जहां इंस्टॉल और असेंबल हुआ। और ई पॉइंट, गुड जहां सप्लाई हो रहा है ऑन बोर्ड है कन्वेयंस। सर ये वाला समझा दीजिए। देखो एक एयरक्राफ्ट में आप बीच में ट्रेवल करने के बीच में कोई गुड सप्लाई लेते हैं एयरक्राफ्ट कंपनी से, तो उसका सप्लाई क्या होगा? लॉ कहता है गुड्स जब उस कन्वेयंस में बोर्ड किया
वो जगह होगा। मतलब गुड्स को जिस एयरपोर्ट पर चढ़ाया गया उस एयरक्राफ्ट में या उस कन्वेयंस में, वो जगह होगा प्लेस ऑफ सप्लाई। सर एक बार और सेक्शन 10 याद कर दिया। देखो एकदम सिंपल कर देता हूं। जहां गुड्स की मूवमेंट होती है, रिसिपिएंट का डिलीवरी जहां टर्मिनेट हुआ, जहां गुड्स का मूवमेंट होता है बट वाया थर्ड पर्सन, तो वहां ट्राइपार्टाइट अरेंजमेंट, वहां थर्ड पर्सन का लोकेशन होगा प्लेस ऑफ सप्लाई, बिटवीन द ट्रांजेक्शन बिटवीन द थर्ड पर्सन एंड द सप्लायर। उसके बाद जहां पर गुड्स में मूवमेंट ही नहीं होता, तो जहां पर गुड्स होते हैं वही जगह होगा प्लेस ऑफ सप्लाई। नेक्स्ट, गुड्स अगर असेंबल और इंस्टॉल हो रहा है, तो जहां पर गुड्स असेंबल इंस्टॉल हुआ वो जगह, और जहां पर गुड्स कन्वेयंस में कंज्यूम किया गया है, सप्लाई हुई, वहां पर गुड्स जहां से कन्वेयंस में बोर्ड किए गए थे वो जगह होगा प्लेस ऑफ सप्लाई। आता हूं सेक्शन 11 में, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का केस एकदम सिंपल। अगर गुड्स इंडिया में इंपोर्ट हुआ है, ध्यान देना, अगर गुड्स इंडिया में इंपोर्ट हुआ है या एक्सपोर्ट हुआ है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? ध्यान से सर, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के केस में एकदम सिंपल है। देखो, इंपोर्ट के केस में लोकेशन ऑफ द इंपोर्टर, क्योंकि इंपोर्टर इंडिया का होता है। मान लो मैं इंडिया के बाहर से कोई गुड्स इंपोर्ट करता हूं, तो मेरा लोकेशन होगा प्लेस ऑफ सप्लाई, क्योंकि मुझे जीएसटी देना होगा। लेकिन अगर एक्सपोर्ट होता है तब, क्योंकि गुड्स इंडिया के बाहर गया है, कंजम्पशन इंडिया के बाहर हो रहा है, तो लोकेशन आउटसाइड इंडिया होगा। लोकेशन आउटसाइड इंडिया होगा, मतलब टैक्सेबल नहीं होगा, क्योंकि प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया में है ही नहीं। चलो अब यहां तक एक बार रिवीजन कर लो फटाफट। आई होप आपने रिवाइज कर लिया। मैं आता हूं सीधा सेक्शन 12 में। सेक्शन 12 के सारे सबसेक्शन याद कराऊंगा। पहले जानो ये क्या था। सर ये प्लेस ऑफ सप्लाई सर्विस का है, जहां पर रिसिपिएंट सप्लायर दोनों इंडिया में। आइए, इसका सबसेक्शन 1 और कुछ नहीं है, हेडिंग ये जो ऊपर था। सबसेक्शन 2 जनरल सबसेक्शन है। ये जनरल सबसेक्शन कहता है, अगर सबसेक्शन नीचे वाला 3 से 14 तक, टोटल 14 सबसेक्शन है, तो नीचे वाला सबसेक्शन 3 से लेकर 14 तक जितने भी सबसेक्शन है, जिन केसेस में ये नीचे वाले सबसेक्शन अप्लाई नहीं करेंगे, वहां सबसेक्शन 2 कहता है मैं अप्लाई करूंगा। तो सबसेक्शन 2 कहता है जहां सबसेक्शन 3 से 14 अप्लाई नहीं करता, वहां मैं अप्लाई करूंगा। और ये क्या कहता है? इफ द रिसिपिएंट इज रजिस्टर्ड पर्सन, मतलब B2B सप्लाई हुई है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई होगा रिसिपिएंट का ही लोकेशन। और अगर रिसिपिएंट एनी अदर पर्सन है, तब देखा जाएगा कि रिसिपिएंट का जो एड्रेस है, वो अगर सप्लायर के पास एग्जिस्ट कर रहा है, तब अगेन रिसिपिएंट का लोकेशन, मतलब प्रायोरिटी तो रिसिपिएंट के ही लोकेशन को दिया जाएगा। लेकिन अगर रिसिपिएंट का एड्रेस एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तब सप्लायर का लोकेशन लिया जाएगा। फोकस से इतना लर्न करो। अब आ रहा हूं मैं सीधा वापस एक बार। सबसेक्शन 2 कहता है सबसेक्शन 3 से 14 जहां अप्लाई नहीं करता, वहां मैं अप्लाई करूंगा। और ये क्या कहता है? ये कहता है अगर सप्लायर रिसिपिएंट रजिस्टर्ड है, तो रिसिपिएंट का लोकेशन, अगर रजिस्टर्ड नहीं है तब भी, अगर उसका एड्रेस एग्जिस्ट है हमारे पास, तो भी उसी का लोकेशन, नहीं है तब सप्लायर बोलेगा मेरा लोकेशन। प्लेस ऑफ सप्लाई देखना है। सबसेक्शन 3 रिलेटिंग टू इमूवेबल प्रॉपर्टी, ध्यान देना, इमूवेबल प्रॉपर्टी है सबसेक्शन 3, लर्न कर लो। सबसेक्शन 3 इमूवेबल प्रॉपर्टी। सबसेक्शन 4 रेस्टोरेंट केटरिंग, पर्सनल ग्रूमिंग, फिटनेस, ब्यूटी ट्रीटमेंट, हेल्थ, लर्न करो। रेस्टोरेंट केटरिंग, पर्सनल ग्रूमिंग, फिटनेस, ब्यूटी ट्रीटमेंट, हेल्थ। नहीं तो आप ऐसा करो, हेल्थ एंड फिटनेस को एक साथ रख लो, पर्सनल ग्रूमिंग ब्यूटी को एक साथ रख लो, रेस्टोरेंट केटरिंग को एक साथ रख लो। दो दो करके याद करो। पर्सनल ग्रूमिंग और ब्यूटी को साथ याद कर लो, फिटनेस और हेल्थ को साथ याद कर लो, और रेस्टोरेंट केटरिंग साथ याद कर लो। तो ये हो गया सबसेक्शन 4। सबसेक्शन 5 है ट्रेनिंग वाली सर्विसेज, बाद में बताऊंगा डिटेल में। सबसेक्शन 6 है एंट्री टू इवेंट, तरह तरह के इवेंट में जब हम एंट्री लेते हैं या उससे रिलेटेड सर्विस है, वो सबसेक्शन 6 है। इवेंट या पार्क में अगर आप एंट्री लेते हो, वो है सबसेक्शन 6। और सबसेक्शन 7 है उसी इवेंट का ऑर्गेनाइजेशन, उसको कंडक्ट करना। दो चीज होता है एक इवेंट में, एक हम लोग जैसे लोग जो एंट्री लेते हैं ज्यादातर, और एक जो लोग इवेंट को ऑर्गेनाइज करते हैं। तो ये दोनों सर्विस आ गई सबसेक्शन 6 और 7 में। सबसेक्शन 8 और 9 और 10 तो एक साथ याद हो जाएगा। 8 है गुड्स ट्रांसपोर्टेशन, 9 है पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन, और 10 आपका सर्विसेज ऑन बोर्ड कन्वेयंस। जैसे हमने सेक्शन 10 का सबसेक्शन 5 पढ़ा था गुड्स ऑन बोर्ड कन्वेयंस, वैसे ये है सर्विसेज ऑन बोर्ड कन्वेयंस। याद करो, एक बार इतना ही याद करो। सर एक बार और याद करेंगे। चलिए, सेक्शन चल रहा है हमारा 12 ऑफ IGST एक्ट, सबसेक्शन 1 हेडिंग है। सबसेक्शन 2 जनरल सबसेक्शन है, वो बोलता 3 से 14 जहां अप्लाई नहीं करता वहां मैं अप्लाई करूंगा। सबसेक्शन 3 है इमोरल प्रॉपर्टी। सबसेक्शन 4 है रेस्टोरेंट केटरिंग, हेल्थ एंड फिटनेस, और पर्सनल ग्रूमिंग, ब्यूटी ट्रीटमेंट वगैरह। ये हो गया सबसेक्शन 4। सबसेक्शन 5 फोकस, ट्रेनिंग और अप्रेजल सर्विस। सबसेक्शन 5 भूल जाओगे, ट्रेनिंग। सबसेक्शन 6 इवेंट का एंट्री, और सबसेक्शन 7 है इवेंट का ऑर्गेनाइजेशन। सबसेक्शन 8, 9, 10 गुड्स ट्रांसपोर्टेशन, पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन। फोकस, लर्न करो मेरे साथ।
गुड्स ट्रांसपोर्टेशन पैसेंजर पे और सर्विसेज ऑन बोर्ड कन्वेयंस सब सेक्शन 10 तक हो गया। अब देखो, अगर आपको और रिपीट करना, मेरे ही वीडियो को बैक करके सुनते रहो सुनते रहो सुनते रहो, याद होगा ही होगा। चैलेंज लो, आइए आगे बढ़ते हैं। सब सेक्शन 11, 12, 13 और 14। पहले 14 याद करके खत्म करते हैं, लास्ट वाला एडवर्टीजमेंट सर्विसेज टू गवर्नमेंट। एडवर्टीजमेंट सर्विसेज टू गवर्नमेंट है सबसेक्शन 14, ये अलग से हमने याद कर लिया। अब 3 बचा, 11, 12, 13। 12, 13 एक साथ कनेक्ट करके याद कर लेंगे, 11 याद कर लो। टेलीकम्युनिकेशन, ब्रॉडकास्टिंग, डीटीएच और केबल डेटा ट्रांसफर सर्विसेज। फिर से एक बार, टेलीकम्युनिकेशन, ब्रॉडकास्टिंग, डीटीएच, केबल डेटा ट्रांसफर सर्विसेज, ये सब ये आ जाएगा सबसेक्शन 11। अब 12 और 13, बैंकिंग, फाइनेंशियल और स्टॉक ब्रोकिंग आ गया सबसेक्शन 12 में। सबसेक्शन 13 में आ गया इंश्योरेंस सर्विसेज। याद करिए, टेक योर टाइम। जब तक ये सारे सबसेक्शन याद नहीं करते, आगे बढ़ना और लर्न करने में भी मजा नहीं आएगा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसलिए इतना माथा मारे हम। चलो करो, रिवाइज करो, 5 मिनट लो, सबसेक्शन से याद करो। सर एक बार 11 से 14 याद करें, पहले 14 करते हैं खत्म, एडवर्टीजमेंट सर्विस टू गवर्नमेंट। अब 11, 12, 13 बचा, 11 कर लो यार, टेलीकम्युनिकेशन, डीटीएच वगैरह वगैरह। 12 और 13 याद हो जाएगा लॉजिकली। सर 12 क्या था, अभी बताया मैंने, 12 बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज, स्टॉक ब्रोकिंग सर्विसेज और 13 इंश्योरेंस सर्विसेज। टेक योर टाइम, रिवाइज, पॉज कर लो वीडियो। आई होप आपने रिवाइज कर लिया। तो अब हम फटाफट एक एक सेक्शन को, सब सेक्शन को रिवाइज करते हैं, लर्न करते हैं। आइए, सब सेक्शन 312 का ये क्या कहता है, सर्विसेज रिलेटिंग टू इमोल प्रॉपर्टी। पहला मन में आपके सवाल, सर इमोल प्रॉपर्टी के रिलेशन में क्या क्या सर्विस हो सकती है। होटल, सोच के देखो, कंस्ट्रक्शन, वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस, रेंटिंग, बहुत सारी, मतलब अनगिनत सर्विसेज है। तो आइए देखते हैं क्या क्या ऐसी सर्विसेज जो डायरेक्टली इमोल प्रॉपर्टी से ही कनेक्टेड है, जैसे लीगल सर्विसेज, आर्किटेक्ट सर्विस, कई बार प्रॉपर्टी पर डिस्प्यूट होता है तो लीगल सर्विसेज, आर्किटेक्ट की सर्विसेज, इंटीरियर की सर्विस, सर्वेयर, इंजीनियर की सर्विस, एस्टेट एजेंट, सिक्योरिटी, कंस्ट्रक्शन, मेंटेनेंस, मैनेजमेंट, रेंटिंग, लीजिंग, मतलब नाम का कोई कमी नहीं है। इमोल प्रॉपर्टी के रिलेशन में जितनी भी सर्विस है वो आ गई। नंबर बी, अकोमोडेशन बाय होटल, हाउस बोट और एनी अदर वेसल, इसमें डाल दिया लो ने। बट हाउस बोट और वेसल में जो सर्विस होती है वो वैसे तो इमोल प्रॉपर्टी नहीं होती है, वो मूव करता है, बट लॉ ने इसी में डाल दिया तो आपको याद रखना पड़ेगा, इसलिए मैंने हाईलाइट किया, नहीं तो नहीं करता। अकोमोडेशन रिलेटेड और भी सर्विसेज, जैसे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इवेंट, फंक्शन किसी जगह पर होता है, कोई भवन में होता है, कोई मैरिज हॉल में होता है, कोई रिसेप्शन सेंटर में होता है, ऐसा। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, सर्विसेज उनसे जुड़ी हुई, मतलब इमोल प्रॉपर्टी से रिलेटेड सर्विस या उससे कनेक्ट, डायरेक्टली कनेक्टेड कोई भी जुड़ी हुई सर्विसेज, ये सारी सर्विसेज का प्लेस ऑफ सप्लाई पढ़ाऊंगा राइट साइड में। नोट देखो, दिस सबसेक्शन डज नॉट अप्लाई इफ अ सर्विस इज ओनली एन इनडायरेक्ट कनेक्शन विद द इमोल प्रॉपर्टी, मतलब कोई ऐसी सर्विस जिसका डायरेक्टली इमोल प्रॉपर्टी से कोई कनेक्शन ही नहीं है, इनडायरेक्ट कनेक्शन है, तब उसका प्लेस ऑफ सप्लाई इससे नहीं निकलेगा। कौन सी सर्विस, एग्जांपल देख लो, एडवाइस या इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू लैंड प्राइसेस और प्रॉपर्टी मार्केट। अब मुझे जानना है, मान लीजिए दिल्ली में प्रॉपर्टी मार्केट्स की क्या प्राइसेस है, ये तो कोई स्पेसिफिक प्रॉपर्टी से तो कनेक्टेड है नहीं कि मैं ये सर्विस ले रहा हूं, तो यहां का प्लेस ऑफ सप्लाई सबसेक्शन 3 से नहीं निकलेगा। चलो कोई नहीं, तो इमोल प्रॉपर्टी या उससे कनेक्टेड सर्विसेज जो भी है उसका प्लेस ऑफ सप्लाई कैसे डिटरमाइन होगा, आइए आंसर देखते हैं। प्लेस ऑफ सप्लाई, लोकेशन एट विच द प्रॉपर्टी और बोट और वेसल, प्रॉपर्टी, बोट और वेसल, आप समझ गए बोट वेसल क्यों आया, लोकेटेड और इंटेंडेड टू बी लोकेटेड, मतलब जहां पर प्रॉपर्टी बन रही है या जहां है वो जगह होगा प्लेस ऑफ सप्लाई। मतलब सर लोकेशन ऑफ द प्रॉपर्टी हो गया। मैंने आगे एक ब्रैकेट में कुछ लिखा है, ऑल्सो अप्लाइज टू सेक्शन 13(4), मतलब ये जो इतना ही पॉइंट जहां प्रॉपर्टी लोकेटेड है, ये पार्ट हम सेक्शन 13 जब पढ़ेंगे उसका सबसेक्शन 4 में भी यही आंसर होगा, तब बताऊंगा। चलिए यहां पर एक और प्रोविजन है वो देखते हैं, इफ प्रॉपर्टी इज लोकेटेड आउटसाइड इंडिया। सर ये केस एग्जांपल दीजिए, मान लो मैं बिल्डर हूं और आपको मेरी कोई सर्विस चाहिए, आप इंडिया के, मैं भी इंडिया का हूं, आपको मेरी सर्विस चाहिए, बट आपको जिस प्रॉपर्टी पे मेरी सर्विस चाहिए, मान लो मैं चलो इंटीरियर डेकोरेटर हूं और आपको मेरी सर्विसेज की जरूरत है, आपकी एक प्रॉपर्टी बन रही है दुबई में। आई नो इस एग्जांपल में तो आप बहुत खुश होंगे क्योंकि आपकी प्रॉपर्टी दुबई में बन रही है, तो आपकी दुबई की प्रॉपर्टी में मैं इंटीरियर सर्विस दूंगा वहां जाकर, या यहां से भी दूं, मेरी इच्छा, मैं जैसे भी दूं। तो इस केस में सप्लायर इंडिया का, रिसिपेंट इंडिया का, बट जो प्रॉपर्टी है वो बाहर की है, प्लेस ऑफ सप्लाई कैसे निकलेगा ऐसे केस में? लॉ कहता है ऐसे केस में रिसिपिएंट का लोकेशन लिया जाएगा और आपका जो लोकेशन होगा, मान लो आप बिलोंग करते हैं मुंबई से, तो मुंबई होगा प्लेस ऑफ सप्लाई। लर्न कर लो फटाफट।
सर एक बार और, इमोल प्रॉपर्टी का प्लेस ऑफ सप्लाई, इमोल प्रॉपर्टी का सर्विसेज का या उसके रिलेशन के सर्विसेज में प्लेस ऑफ सप्लाई निकालना इजी है। प्रॉपर्टी का लोकेशन होगा प्लेस ऑफ सप्लाई, लेकिन अगर प्रॉपर्टी इंडिया के बाहर है तो रिसिपेंट का लोकेशन। डन। सबसेक्शन 4, रेस्टोरेंट एंड केटरिंग, पर्सनल ग्रूमिंग, ब्यूटी और हेल्थ एंड फिटनेस, इन सब का प्लेस ऑफ सप्लाई सबसेक्शन 4 में है। और इसका आंसर क्या होगा? प्लेस वेयर सर्विसेज आर परफॉर्म्ड। आप देख लेना, नॉर्मली ये सारी सर्विसेज पर्सनलाइज नेचर की है, इसलिए जिस जगह आप ये सर्विस लोगे, पार्लर में जाके सर्विस ली तो वो जगह, जिम में जाके जिम किया, फिटनेस एक्टिविटी की, पैसे जिम को दिए, प्लेस ऑफ सप्लाई होगा वो जिम। तो जहां पर सर्विसेज परफॉर्म हुई, क्योंकि यहां पर सर्विसेज सारी परफॉर्मेंस रिलेटेड है और ये पर्सनलाइज नेचर की सर्विसेज, इसलिए जहां सर्विस परफॉर्म हुई वही जगह होगा प्लेस ऑफ सप्लाई। नेक्स्ट देखिए, ट्रेनिंग या परफॉर्मेंस अप्रेजल रिलेटेड सर्विसेज। सर इसका क्या होगा आंसर? देखो, अगर रिसिपिएंट रजिस्टर्ड है तो रिसिपिएंट का लोकेशन, ताकि वो आईटीसी ले सके, और अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है, अदर पर्सन है, तो जहां सर्विस परफॉर्म हुई वो जगह है। फिर से एक बार, ट्रेनिंग में भी सर्विस जहां परफॉर्म हुई वही आंसर होगा। अगर रिसिपिएंट रजिस्टर्ड नहीं है तो टेक योर टाइम, सबसेक्शन 5 तक लर्न करें, पहले माइंड में डालिए फिर आगे बढ़िए। ऐसे आगे बढ़ते चले जाऊंगा तो क्या फायदा, पॉज कर लो। आगे बढ़ते हैं, ध्यान देना। एंट्री टू और एडमिशन टू अ कल्चरल, आर्टिस्टिक, स्पोर्टिक, साइंटिफिक, एजुकेशनल, एंटरटेनमेंट इवेंट। तो मैंने पहले ही बोला था, इवेंट पे हम एंट्री लेते हैं, एंट्री टिकट खरीदकर, और क्या टिकट वगैरह खरीदते हैं, या अम्यूजमेंट पार्क में एंट्री लेते हैं, या कोई भी प्लेस, सर्विस प्लेस में एंट्री लेते हैं और हम एक चार्ज पे करते हैं, वो आ जाएगा यहां पर एक्टिविटी, मतलब इवेंट में जो एंट्री चार्ज पे करते हैं। सवाल है उसका प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा। एंड सर्विसेज एंसिलरी देयर टू, और उससे कनेक्टेड कोई और सर्विस भी है तो, जैसे इवेंट जब हम अटेंड करते हैं तो वहां पे हमको खाना पीना भी दिया जाता है वगैरह वगैरह, तो वो सब सर्विसेज, पैसे लेकर भी दिया जाता है इसीलिए। तो लोग प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? जहां इवेंट हुआ या जहां पार्क लोकेटेड है। सर यहां पर रिसिपिएंट का लोकेशन नहीं लिखा है लॉ ने, आखिर क्यों? क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं कंज्यूम उसी वक्त हो जाती है जहां आप प्रोग्राम अटेंड करते हैं, इसीलिए प्लेस ऑफ सप्लाई वो जगह ही होगा। लर्न करो, क्योंकि ये वहीं कंज्यूम हो जाता है। नेक्स्ट, इवेंट का अगर ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, लेकिन एक प्रॉब्लम है, इवेंट का ऑर्गेनाइजेशन तो बिजनेस वाले भी करवाते हैं और नॉन बिजनेस वाले भी करवाते हैं। तो यहां पर आईटीसी लेना चाहेगा सप्लायर एक रिसिपेंट को, और इवेंट ऑर्गेनाइज करके दे रहा है। रिसिपेंट एक बिजनेस एंटिटी भी तो हो सकती है, और बिजनेस एंटिटी अगर रजिस्टर्ड है तो वो चाहेगा ना मेरा ही लोकेशन होना चाहिए प्लेस ऑफ सप्लाई, ताकि मैं आईटीसी ले सकूं। तुम मेरे लोकेशन पर बिल बनाओ, मतलब प्लेस ऑफ सप्लाई मेरा लोकेशन डालो। देखो ऐसा लॉजिक से पढ़ना है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इवेंट या फंक्शंस और सर्विसेज एंसिलरी देयर, उससे जुड़ी हुई सर्विस, या कीवर्ड असाइनिंग ऑफ स्पॉन्सरशिप टू सच इवेंट, उस इवेंट का इंक्लूडिंग स्पॉन्सरशिप भी। अगर हम ये सब सर्विस दे रहे हैं, अगर रजिस्टर्ड पर्सन को दे रहे हैं तो रिसिपेंट का लोकेशन। मैं कह रहा हूं ये एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इवेंट अटेंड जब करते हैं तब वो कंजम्पशन बेस्ड सर्विस सोचोगे, लेकिन जब इवेंट ऑर्गेनाइज कराते हो तो बिजनेस पीपल के हिसाब से सोचना। जो बिजनेस वाले लोग इवेंट करवाते हैं उनको आईटीसी चाहिए, तो उनका प्लेस ऑफ सप्लाई लोकेशन बिल में आना पड़ेगा। तो इवेंट ऑर्गेनाइजेशन के केस में अगर रिसिपेंट रजिस्टर्ड है तो रिसिपेंट का ही लोकेशन होगा। हाँ, अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है तब पता करो इवेंट हुआ कहां पर है। अगर इवेंट भारत में हुआ, इंडिया में हुआ है, तो जहां इवेंट हुआ वही होगा प्लेस ऑफ सप्लाई, ऑब्वियसली, क्योंकि सर्विस वहीं कंज्यूम हो गई, क्योंकि रिसिपेंट तो रजिस्टर्ड है नहीं, तो उसको आईटीसी भी नहीं लेना है। तो फिर जहां इवेंट हुआ वही जगह होगा प्लेस ऑफ सप्लाई इवेंट ऑर्गेनाइजेशन का भी, क्योंकि रिसिपेंट रजिस्टर्ड नहीं है। लेकिन अगर इवेंट इंडिया के बाहर हुआ तब लोग कहता है रिसिपिएंट का लोकेशन होगा प्लेस ऑफ सप्लाई। ये लर्न करो, इवेंट अगर इंडिया के बाहर हुआ तो रिसिपिएंट का लोकेशन होगा प्लेस ऑफ सप्लाई। आप पूछेंगे अब सर इस केस में रिसिपिएंट का लोकेशन लिया गया है, व्हाई नॉट इवेंट हेल्ड लिया गया है? इसका कारण बताता हूं। सप्लायर कहां का था? इंडिया का। सेक्शन 12 में तो यही चल रहा है। रिसिपिएंट कहां का है? इंडिया का। सिर्फ रिसिपिएंट ने सप्लायर से जो इवेंट ऑर्गेनाइज करवाया वो बाहर करवाया, लेकिन लॉ टैक्स लेना चाहेगा क्योंकि दोनों इंडिया के हैं। इसलिए लॉ कहता है अगर इवेंट बाहर भी हुआ तो भी प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया होगा, रिसिपिएंट का लोकेशन। टाइम दो और लर्न करो, इससे फटाफट भगाने से नहीं होगा। मैं रिवीजन कम क्रैश कोर्स करा रहा हूं तो थोड़ा स्पीड तो रहूंगा ही। करो करो, मजे करो पढ़ाई में, कभी खुश होके पढ़ाई भी कर लिया करो। कई बच्चे होते हैं जो पढ़ाई करते हैं एक बोझ समझकर। पढ़ाई एक बोझ नहीं है यार, एक बार क्लियर हो गया ना उसके बाद जीवन भर आपको यही साथ साथ रहेगा आपके। एटलीस्ट ये 2 लेटर ऐसे हैं जो आप खुद ऐड करते हैं अपने नाम के आगे।
2 या 3, मतलब डिपेंड करता है आप क्या कोर्स कर रहे हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। गुड्स ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज सबसेक्शन इंक्लूडिंग बाय मेल और कुरियर, मेल के थ्रू हो चाहे कुरियर के थ्रू हो, गुड्स ट्रांसपोर्टेशन सर्विस कोई भी हो, मतलब जीटीए के थ्रू हो, मेल के थ्रू हो, कुरियर के थ्रू हो। अब आप बोलेंगे सर मेल कुरियर जीटीए के अलावा हुआ तो, अलावा तो आप एग्जेम्पशन चैप्टर में पढ़ चुके हो, एग्जेम्प्टेड ही है। गुड्स ट्रांसपोर्टेशन सर्विस मेल कुरियर और जीटीए के थ्रू करते हो तो ही टैक्सेबल है, बाकी केस में तो वैसे ही एग्जेम्प्ट है। आइए, तो गुड्स ट्रांसपोर्टेशन सर्विस जब जब टैक्सेबल होगा कैसे निकलेगा प्लेस ऑफ सप्लाई। देखो रिसिपेंट अगर रजिस्टर्ड है, आंसर एक ही वर्ड में रिसिपेंट का लोकेशन, क्योंकि आईटीसी लेते हैं सबसे ज्यादा तो गुड्स ट्रांसपोर्टेशन सर्विस का यूज बिजनेस पीपल का ही है, रजिस्टर्ड लोगों का। अदर पर्सन अगर रिसिपेंट है, मतलब अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है, तब गुड्स आर हैंडेड ओवर फॉर ट्रांसपोर्टेशन। जहां पर गुड्स ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए हैंड ओवर कर दिया गया था कि ये लीजिए मेरा गुड्स को आप डिलीवरी कीजिए, ट्रांसपोर्ट कीजिए, वो जगह होगा प्लेस ऑफ सप्लाई, अगर रिसिपिएंट रजिस्टर्ड नहीं है तो। और नेक्स्ट, इफ द ट्रांसपोर्टेशन इज टू अ प्लेस आउटसाइड इंडिया, अब एक और खेल, अगर ट्रांसपोर्ट इंडिया के बाहर हो रहा है तब क्या, तब डेस्टिनेशन ऑफ सच गुड्स, तब डेस्टिनेशन ऑफ सच गुड्स। फिर से एक बार, अगर ट्रांसपोर्टेशन इंडिया के बाहर हुआ तब जो डेस्टिनेशन होगा वो होगा प्लेस ऑफ सप्लाई। तो सर डेस्टिनेशन तो इंडिया के बाहर है तो जीएसटी नहीं आएगा, लर्न करो। फिर से एक बार, गुड्स ट्रांसपोर्टेशन सर्विस इंक्लूडिंग मेल के थ्रू चाहे कुरियर के थ्रू, और चाहे जीटीए करे सर्विस, गुड्स ट्रांसपोर्टेशन सर्विस आ गया। तो हाँ, एक और चीज क्लियर करता हूं, यहां पर जो गुड्स ट्रांसपोर्टेशन सर्विस पढ़ा रहा हूं ये बाई रोड ही जरूरी नहीं है, बाई रेल, बाई एयर, बाई वेसल कैसे भी हो सकता है, तो वो ध्यान रखना। और बाई रोड होने पर सिर्फ जीटीए कुरियर वाले को छोड़कर, मेल कुरियर वाले को छोड़कर बाकी किसी से भी कर लो, एग्जेम्प्टेड है बाई रोड। बट एयरक्राफ्ट में तो टैक्सेबल ही होता है, रेलवे में भी टैक्सेबल होता है, कुछ केस में एग्जेम्प्टेड है, वो एग्जेम्पशन चैप्टर में आपका पढ़ा हुआ, याद कर लो, रिवाइज कर लो। तो आइए, गुड्स ट्रांसपोर्टेशन सर्विस में अगर रिसिपेंट रजिस्टर्ड है, रिसिपेंट का लोकेशन होगा प्लेस ऑफ सप्लाई, बात समझो। लेकिन अगर रिसिपेंट रजिस्टर्ड नहीं है तो गुड्स जहां पर ट्रांसपोर्टेशन के लिए हैंडओवर किए गए थे वो प्लेस होगा प्लेस ऑफ सप्लाई, वो लोकेशन होगा प्लेस ऑफ सप्लाई। और अगर गुड्स इंडिया के बाहर डिलीवर हो रहे हैं, डेस्टिनेशन बाहर है, तो लोग कहते हैं डेस्टिनेशन ऑफ गुड्स ही होगा प्लेस ऑफ सप्लाई, दैट इज इंडिया के बाहर। अब एक और है, सैटेलाइट लॉन्च सर्विस भी सबसेक्शन 8 के अंदर डाला हुआ है लॉ का, जो इंडिया का अंतरिक्ष कॉर्पोरेशन लिमिटेड इंडिया की गवर्नमेंट कंपनी देती है, और भी हो सकती है। एक एग्जांपल दिया मैंने, अंतरिक्ष कॉर्पोरेशन लिमिटेड, और कोई नाम भी आए तो यही आंसर करना। अगर डोमेस्टिक कस्टमर को सैटेलाइट लॉन्च सर्विस इंडिया की कंपनी वगैरह देती है तो क्या होगा प्लेस ऑफ सप्लाई, रिसिपेंट का लोकेशन। सर इसका मतलब यह हुआ सैटेलाइट डिलीवर कहां हो रहा है, आपको भी पता, अंतरिक्ष में, स्पेस मेरे भाई, तो स्पेस थोड़ी होगा प्लेस ऑफ सप्लाई, जीएसटी नहीं आएगा फिर तो, इसीलिए लॉ ने रिसिपेंट का, लॉजिकल है रिसिपेंट का लोकेशन। और नॉर्मली ये सर्विसेज लेने वाले बिजनेस एक्टिविटी, बिजनेस वाले ही लोग होते हैं, तो उनको क्रेडिट भी चाहिए, इसीलिए रिसिपेंट का लोकेशन। कर लो, याद कर लो, लॉजिक लगाओ थोड़ा। देखो भाई, पढ़ते पढ़ते कभी भी टेंशन आए तो एक ही बात सोचना, डरने का नहीं, हिम्मत मत तोड़ना अपनी। चलिए, पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज प्रोवाइडेड टू, किसको दी गई, नंबर ए रजिस्टर्ड पर्सन, रिसिपिएंट को दी गई, रजिस्टर्ड पर्सन एक रिसिपिएंट है, उसको दी गई रिसिपिएंट का लोकेशन। ऑब्वियसली अगर मैं रजिस्टर्ड हूं, मेरे एम्प्लॉय बिजनेस पर्पस के लिए ट्रैवल करते हैं, मैं बिजनेस पर्पस के लिए ट्रैवल करता हूं, तो मुझे मेरे नाम पर जीएसटी बिल मेरा लोकेशन का चाहिएगा, नहीं तो क्रेडिट कैसे लूंगा मैं, इसीलिए रिसिपिएंट का लोकेशन होगा। बट अगर रिसिपिएंट रजिस्टर्ड नहीं है, रीड विथ नोट 1 एंड 2 वो बाद में पढ़ते हैं, बट अगर रिसिपिएंट रजिस्टर्ड नहीं है तब द पैसेंजर एम्बार्क्स ऑन द कन्वेयंस फॉर द कंटिन्यूअस जर्नी। सर एम्बार्क का मतलब स्टार्टिंग पॉइंट। मान लो आप दिल्ली से कोलकाता आ रहे हैं तो दिल्ली होगा स्टार्टिंग पॉइंट, दिल्ली होगा प्लेस ऑफ सप्लाई, अगर आप रजिस्टर्ड नहीं है तो। अब आइए नोट नंबर 1 एंड 2 पढ़ाता हूं इसके अंदर का। नोट नंबर 1, इन केस वेयर द राइट टू पैसेज इज गिवन फॉर फ्यूचर यूज। कई बार होता है कि हम एयरलाइन कंपनी के साथ डील कर लेते हैं कि हम राइट टू पैसेज आप फ्यूचर यूज के लिए हमको आज ही दे दो, ठीक है, चाहे टिकट अवेलेबल हो ना हो, नॉर्मल पब्लिक को मुझे पैसेज मिल जाएगा आपके एयरक्राफ्ट में, ऐसा कोई अरेंजमेंट किया आपने। एंड द पॉइंट ऑफ एम्बार्केशन इज नॉट नोन एट द टाइम ऑफ इश्यू, और जिस दिन वो मुझे राइट टू पैसेज दे रहा उस दिन ये नहीं पता था मैं ट्रेवल कौन सी जगह करूंगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने एयरलाइन कंपनी से डील किया पूरे इंडिया में, मुझे फ्लाइट में कहीं पे भी ट्रेवल करना हो तो मेरे लिए राइट टू पैसेज होना चाहिए, इसके लिए मैं इतना पैसा दे दूंगा। अब कभी भी मुझे कहीं से भी ट्रेवल करना हो, मुझे खाली एयरलाइन कंपनी का ऐप में जाना है या फोन करना है, तो वो मेरे लिए अरेंजमेंट करेंगे।
ऐसा कोई राइट टू पैसेज अगर मैंने बुक कर लिया, लेकिन अभी तक एयरलाइन कंपनी को ये नहीं पता कि मैं कब कहां से कहां ट्रेवल करूंगा, तो उनको ये तो पता ही नहीं है मेरा पॉइंट ऑफ एम्बार्केशन कब क्या होगा, तब क्या करना है, तब लॉ कहता है प्लेस ऑफ सप्लाई शैल बी डिटरमाइंड एज पर 12 सबसेक्शन 2, और 12(2) का आपको आंसर पता है, लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट, अगर वो रजिस्टर्ड है तो, अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है, खैर रजिस्टर्ड वाला पॉइंट तो वहां काम का नहीं है, अगर रेसिपिएंट रजिस्टर्ड नहीं है तो कैसे आंसर निकलेगा बताइए सर। अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो पता करना पड़ेगा उसका, अगर एड्रेस एग्जिस्ट कर रहा है तब तो उसका लोकेशन, नहीं कर रहा है तो सप्लायर का लोकेशन। पढ़ लो जाके, समझ आ जाएगा। आगे बढ़ता हूं, नोट नंबर 2, रिटर्न जर्नी टू बी ट्रीटेड एज ए सेपरेट जर्नी। मान लो आपने टिकट एक साथ आने और जाने का बुक करा लिया, तो दोनों जर्नी को अलग माना जाएगा, दोनों का पॉइंट ऑफ एम्बार्केशन अलग अलग लेंगे, और जिसका जहां से स्टार्ट हो रहा है जर्नी उसका प्लेस ऑफ सप्लाई अकॉर्डिंगली आप डिटरमाइन करोगे। इतना ही है, ये इजी सा था। आइए सबसेक्शन 10, सर्विसेज ऑन बोर्ड अ कन्वेयंस इंक्लूडिंग अ वेसल, एयरक्राफ्ट, ट्रेन और मोटर व्हीकल। किसी भी कन्वेयंस में अगर आप मिड में कोई सर्विस लेते हो तो उसका प्लेस ऑफ सप्लाई कैसे निकलेगा, लोकेशन ऑफ द फर्स्ट scheduled पॉइंट ऑफ डिपार्चर ऑफ दैट कन्वेयंस फॉर द जर्नी। आपकी फ्लाइट का मैं स्केड्यूल समझाता हूं। दिल्ली से आपको, कोलकाता से आपको मुंबई जाना है, बट आपकी फ्लाइट में बुक आपने इस तरह से किया कि वाया वो दिल्ली जाएगी फ्लाइट, सेम एयरक्राफ्ट है, पहले वो चढ़ेगा कोलकाता से पहुंचा दिल्ली, दिल्ली में एयरक्राफ्ट आधा घंटा का होल्ट लिया या 45 मिनट का होल्ट लिया, और सेम एयरक्राफ्ट आपका मान लो दिल्ली से मुंबई चला गया। अब ऐसे केस में आप सुनना ध्यान से, आप सर्विस ले रहे हो, मान लो कोलकाता और दिल्ली के बीच में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, आपका कन्वेयंस का पहला डिपार्चर पॉइंट बताओ, कोलकाता ही था वो, तो कोलकाता ही होगा प्लेस ऑफ सप्लाई। अगर आपने दिल्ली मुंबई के बीच में भी अगर कोई सर्विस ली, जब आपकी फ्लाइट कोलकाता से दिल्ली गई तब आपने सर्विस नहीं ली, आपने दिल्ली से जब मुंबई गई थी एयरक्राफ्ट, तब उस बीच में आपने कोई सर्विस ली, तब भी प्लेस ऑफ सप्लाई कोलकाता ही होगा, क्योंकि उस कन्वेयंस की जो एंटायर जर्नी है उसका पहला स्केड्यूल डिपार्चर पॉइंट कहां है वो देखना होगा। इसलिए मैंने सर्कल किया फर्स्ट वर्ड को और दैट वर्ड को, कर लो फोकस। उस कन्वेयंस का पहला डिपार्चर पॉइंट क्या था, वो होगा प्लेस ऑफ सप्लाई। अगर आप रास्ते में मतलब कोई भी सर्विस कंज्यूम करते हैं एयरलाइन कंपनी से, कर लो, याद कर लो। सर एक बार 11 स्टार्ट करने से पहले एक बार आप फटाफट रिवाइज करा दीजिए, चलो कराता हूं। सबसेक्शन देखो कौन सा सेक्शन चला पहले बोलो, 12 सर्विसेज का सेक्शन है, रिसिपिएंट और सप्लायर दोनों इंडिया का है, इसका प्लेस ऑफ सप्लाई डिटरमाइन का पहला सबसेक्शन हेडिंग है। दूसरा सबसेक्शन जनरल सेक्शन है, वो बोलता है 3 से सबसेक्शन 14 अगर अप्लाई नहीं करेगा तो सबसेक्शन 2 अप्लाई करेगा, और वो कहता है रिसिपिएंट रजिस्टर्ड है तो रिसिपिएंट का लोकेशन, अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो उसका एड्रेस अगर है हमारे पास तो रिसिपिएंट का लोकेशन, एड्रेस नहीं है तब सप्लायर का लोकेशन। सबसेक्शन 3 इमूवल प्रॉपर्टी के कनेक्शन में कोई भी सप्लाई ऑफ सर्विस ली तो उसका प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, सर जहां इमूवल प्रॉपर्टी लोकेटेड है वही होगा आंसर, लेकिन अगर इमूवल प्रॉपर्टी इंडिया के बाहर है तब रिसिपिएंट का लोकेशन। डन। सबसेक्शन 4 सर कौन सा, रेस्टोरेंट केटरिंग, ब्यूटी, पर्सनल ग्रूमिंग, हेल्थ एंड फिटनेस, ये सब सप्लाई से ली आपने, सर प्लेस ऑफ सप्लाई जहां सर्विसेज परफॉर्म हुई और इवेंट का एंट्री, पहले ट्रेनिंग ले लेते हैं सबसेक्शन 5, अगर ट्रेनिंग और अप्रेजल सर्विस है तब रिसिपिएंट अगर रजिस्टर्ड है तो रिसिपिएंट का लोकेशन, अदरवाइज जहां ट्रेनिंग परफॉर्म हुआ। अब लेते इवेंट का एंट्री वाली सर्विस या पार्क में एंट्री वाली सर्विस, जहां पर वो इवेंट हुआ या जहां वो पार्क है। उसके बाद इवेंट का ऑर्गेनाइजेशन की सर्विस, इस पे ध्यान देना होगा, अगर रिसिपिएंट रजिस्टर्ड है तब तो रिसिपिएंट का लोकेशन, अगर रिसिपिएंट रजिस्टर्ड नहीं है तब पता करो इवेंट कहां हुआ है, अगर इवेंट इंडिया में हुआ, इंडिया के बाहर हुआ या इंडिया में हुआ तो रिसिपिएंट का लोकेशन, अगर इवेंट इंडिया के बाहर हुआ तब रिसिपिएंट का लोकेशन, और अगर इवेंट इंडिया में हुआ तब जहां पर इवेंट ऑर्गेनाइज हुआ वो लोकेशन। ध्यान देना, ये था आपका सबसेक्शन 7। सबसेक्शन 8 गुड्स ट्रांसपोर्टेशन सर्विस या सैटेलाइट लॉन्च सर्विस। गुड्स ट्रांसपोर्टेशन सर्विस में थोड़ा आराम से पढ़ना पड़ेगा। नॉर्मली अगर रिसिपिएंट रजिस्टर्ड है तब रिसिपिएंट का लोकेशन, अगर रिसिपिएंट रजिस्टर्ड नहीं है तब गुड्स जहां हैंडओवर किया ट्रांसपोर्टेशन के लिए वो जगह, और अगर गुड्स इंडिया के बाहर गया तब इंडिया के बाहर का लोकेशन जहां पर डेस्टिनेशन ऑफ गुड्स है, और सैटेलाइट लॉन्च सर्विस में रिसिपिएंट का लोकेशन। 9 हो गया सबसेक्शन। सबसेक्शन 10 ले लेते हैं अब। सर 10 अभी पढ़ा, यस वही है, एकदम सिंपल, सर्विसेज ऑन बोर्ड कन्वेयंस। तो जिस कन्वेयंस में आप ट्रेवल कर रहे हैं उस कन्वेयंस में अगर आपने कोई सर्विस ली तो उस कन्वेयंस का पहला डिपार्चर पॉइंट जो होगा वही होगा प्लेस ऑफ सप्लाई।
अब आते हैं सबसेक्शन 11 में। टेलीकम्युनिकेशन, ब्रॉडकास्टिंग, डीटीएच, केबल डेटा ट्रांसफर थ्रू। पहला, फिक्स्ड टेलीकम्युनिकेशन, इंटरनेट, लीज्ड लाइन और केबल और डिश एंटेना। ये सर्विस क्या होगा? लोकेशन वेयर सच कनेक्शन लाइन एंटेना इज इंस्टॉल्ड। आपके घर पे ब्रॉडबैंड कनेक्शन लिया आपने, डीटीएच कनेक्शन लिया, तो जहां पर वो सब इंस्टॉल हुआ वही होगा लोकेशन। इसमें और क्या है? और लॉजिकल भी है। पोस्टपेड मोबाइल बिल वाला, जहां पर बिल आता है इफ कोई याद नहीं है तो पोस्टपेड मोबाइल, उसके लिए रिसिपेंट का बिलिंग एड्रेस, बस रिसिपेंट का बिलिंग एड्रेस। अगर अवेलेबल नहीं है तब सप्लायर का लोकेशन, बट ऑब्वियसली अगर कोई बिल ले रहा है मुझसे तो उसका बिलिंग एड्रेस मालूम होगा ही होगा, तो नॉर्मली रिसिपेंट का ही बिलिंग एड्रेस होगा अगर अवेलेबल है तो। इन केस नहीं है तो सप्लायर का लोकेशन। नेक्स्ट, प्रीपेड मोबाइल कनेक्शन, उसके कनेक्शन में कोई भी सर्विस ली या डीटीएच की सर्विस ली, तब क्या? डीटीएच तो ऑलमोस्ट खत्म सा है इंडिया में, काफी कम हो गया मतलब प्रोवाइडेड। तब क्या? पहला, अगर ये सब प्रीपेड मोबाइल का जो सर्विसेज है वो सब आपने एक सेलिंग एजेंट के थ्रू लिया, रीसेलर के थ्रू लिया, डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू लिया, बाय रिचार्ज वाउचर वगैरह, तब सेलिंग एजेंट का प्लेस या रीसेलर का प्लेस या डिस्ट्रीब्यूटर का एड्रेस वही होगा प्लेस ऑफ सप्लाई। सेलिंग एड्रेस, रीसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर का ही एड्रेस होगा प्लेस ऑफ सप्लाई। अगर कोई भी पर्सन से लिया जो फाइनल सब्सक्राइबर को सर्विस दे रहा है, जैसे हम लोग गैलरी वगैरह में जाके रिचार्ज कराते हैं, तब लोग कहता है जहां पर प्री पेमेंट किया गया वो जगह, जहां पर आप प्री पेमेंट कर, सर वाई प्री पेमेंट? क्योंकि वाउचर हम लेते हैं बट यूज हम बाद में करते हैं, इसलिए इसको प्री पेमेंट बोलते हैं, जहां पर प्री पेमेंट लिया गया। मतलब जहां वाउचर बेचा गया, आप ये कह दो भाई, एक ही बात है। और अगर इंटरनेट के माध्यम से ये प्रीपेड का काम हुआ है, इंटरनेट बैंकिंग या ई मोड से, तब रिसिपेंट का लोकेशन। आई नो थोड़ा सा लॉजिकल ग्राउंड्स में इसको आपको समझना पड़ेगा, टाइम लगेगा, बट इतना ज्यादा अंदर जाने की जरूरत नहीं है, आंसर याद कर लो, अच्छा रहेगा। फिक्स कनेक्शंस में तो जहां इंस्टॉल हुआ वो जगह, पहला पॉइंट डन। पोस्टपेड में बिलिंग एड्रेस रिसिपेंट का ही होगा, अगर नहीं है तब सप्लायर का लोकेशन, वो भी डन है। प्रीपेड में क्या करना है? प्रीपेड में 3 पार्ट बना लो, एक डिस्ट्रीब्यूटर, रीसेलर वगैरह लोग, तो उन्हीं का लोकेशन होगा प्लेस ऑफ सप्लाई। दूसरा क्या पॉसिबिलिटी है? कोई भी आदमी फाइनल सब्सक्राइबर को बेचता है नॉट ऑनलाइन मोड से, फिजिकल मोड में, तब जहां पर वाउचर बेचा गया या जहां पर प्रीपेमेंट रिसीव हुआ। और अगर ऑनलाइन मोड से हुआ ट्रांजैक्शन, तब रिसिपेंट का लोकेशन होगा प्लेस ऑफ सप्लाई। थोड़ा टाइम दो, लर्न हो जाएगा। यही है सबसेक्शन 11। 12 भी कर रहे हैं अभी तक हम। सर्विसेज का प्लेस ऑफ सप्लाई जहां पर रिसिपेंट सप्लायर दोनों इंडिया में है। आइए सबसेक्शन 12। आई थिंक आपके चेहरे पे स्माइल है, आप सोकर नहीं देख रहे हो वीडियो और ना ही आप कुछ खाते रहते हो दिन भर। हाँ आई नो, मंचिंग करने का मन करता होगा आपका, तो वीडियो को पॉज कर लो ना, मेरी तो इज्जत कर थोड़ी। चलो, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज इंक्लूडिंग स्टॉक ब्रोकिंग। सर ये इसका क्या होगा प्लेस ऑफ सप्लाई? लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट अगर अवेलेबल है तो, नहीं तो सप्लायर का लोकेशन। सर बैंक, फाइनेंस, स्टॉक ब्रोकिंग सर्विसेज में रिसिपेंट का लोकेशन जब तक अवेलेबल है वही होगा, नहीं है इन केस तब सप्लायर का लोकेशन। और सर इंश्योरेंस सर्विसेज में एकदम इजी है, रिसिपेंट का लोकेशन खत्म। इंश्योरेंस में भी रिसिपेंट का लोकेशन है, ज्यादातर तो यही आंसर है। अब गवर्नमेंट को एडवर्टीजमेंट सर्विस वाला पढ़ते हैं। एडवर्टीजमेंट सर्विसेज टू गवर्नमेंट, सीजी, एसजी, स्टैट्यूटरी बॉडी, एलए, लोकल अथॉरिटी, मेंट फॉर द स्टेट, यूनियन टेरिटोरी, आइडेंटिफाइड इन द कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एडवर्टीजमेंट सर्विस इन लोगों को दी गई, तब प्लेस ऑफ सप्लाई। अब एक प्रॉब्लम क्या पता है, ये लोग हमसे जब एडवर्टीजमेंट सर्विस लेते हैं तो जरूरी नहीं एट ए टाइम एक स्टेट का अग्रीमेंट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला हमारी 3 स्कीम का एडवर्टीजमेंट आप 5 स्टेट्स में करो या 7 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में करो, तो अब प्रॉब्लम क्या है, 7 स्टेट होंगे प्लेस ऑफ सप्लाई, कैसे डिटरमाइन करें अलग अलग वैल्यू, बताता हूं। पहले तो पढ़ लेते हैं प्लेस ऑफ सप्लाई। ईच ऑफ सच स्टेट्स और यूनियन टेरिटोरी वेयर द एडवर्टीजमेंट इज ब्रॉडकास्टेड। ऑब्वियसली बात है, सर्विस कंज्यूम वहां हुई जिस स्टेट में एडवर्टीजमेंट ब्रॉडकास्ट हुआ, तो वो होगा प्लेस ऑफ सप्लाई। यहां तो आई नो आपको डिबेट नहीं है, बस वैल्यू कैसे अलग होगा। देखो मैं सिंपल बता देता हूं, अगर मैं एडवर्टीजमेंट सर्विस प्रोवाइडर हूं और गवर्नमेंट मुझसे एडवर्टीजमेंट सर्विस ले रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट, और 7 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में मेरे को बोला एडवर्टीजमेंट करो, मैंने बोला ठीक है। अब क्या होगा, ध्यान से सुनना। अब मैं गवर्नमेंट के बिहाफ में ये काम कर रहा हूं, तो आपको पता है प्लेस ऑफ सप्लाई वो 7 स्टेट होगा, क्योंकि सर्विस उन 7 स्टेट में कंज्यूम हो रही है। वैल्यू कैसे अलग होगी, पूरे एडवर्टीजमेंट सर्विस की वैल्यू 7 स्टेट में,
तो देखो दिमाग लगा के सोचो सर, वैल्यू 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 ऐसे सोचोगे आप, सोचो क्या होगा सर। कई बार तो कॉन्ट्रैक्ट में टर्म्स होता है तो वैल्यू वैसे निकल जाएगी, अगर नहीं है वो एब्सेंट है तब कोई लॉजिकल ग्राउंड्स पर प्रोपोर्शनेट होगा। वो क्या होगा उसके लिए रूल है, वो पढ़ाना पड़ेगा। आइए नोट पढ़ते हैं, ये बात समझ आ जाएगी। द वैल्यू ऑफ सच सप्लाईज इज इन प्रोपोर्शन टू द सर्विस प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ डिसिमिनेशन इन द रेस्पेक्टिव स्टेट और यूनियन टेरिटरी। किसी प्रॉपर प्रोपोर्शन किया जाएगा किसी प्रॉपर वे में, एज में बी डिटरमाइंड इन टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स के बेसिस पे डिवाइड कर लो, और अगर वो एब्सेंट नहीं है तब प्रेस्क्राइब बेसिस। प्रेस्क्राइब बेसिस की मैं बात करता, इसको बोलता हूं मैं वैल्यूएशन रूल्स। इसका होगा वैल्यूएशन रूल्स में बताऊंगा, इसका अलग से वैल्यूएशन रूल पढ़ाऊंगा, उसमें बताऊंगा। तो चलो सबसेक्शन 11 से 14 एक बार और करते हैं। टेलीकम्युनिकेशन वगैरह सर्विस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? अगर फिक्स लाइन है जहां इंस्टॉल या असेंबल हुआ, पहला पॉइंट खत्म। पोस्टपेड कनेक्शन है तो रिसिपिएंट का बिलिंग एड्रेस, नहीं अवेलेबल है तो सप्लायर का लोकेशन। प्रीपेड कनेक्शन है तब रीसेलर डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू सर्विस ली गई तब तो उन्हीं का लोकेशन। ध्यान से सोचना, अगर फाइनल सब्सक्राइबर को कोई सर्विस दे रहा है तब जिस जगह वो वाउचर बेचा गया या रिसीव हुआ अमाउंट वो जगह, और अगर इंटरनेट के माध्यम से या ई मोड से किया गया तब रिसिपिएंट का लोकेशन। उसके बाद आता है बैंकिंग, स्टॉक ब्रोकिंग और फाइनेंशियल सर्विस, रिसिपिएंट का लोकेशन अगर सप्लायर के पास है, नहीं है तब सप्लायर का लोकेशन। इंश्योरेंस सर्विसेज में रिसिपिएंट का लोकेशन। एडवर्टीजमेंट सर्विसेज टू गवर्नमेंट, तो जितने स्टेट में सर्विस दी जा रही है वो सारे स्टेट होंगे प्लेस ऑफ सप्लाई। गवर्नमेंट को जितने स्टेट में हम दे रहे हैं, बट उसका वैल्यू प्रोपोर्शनेट करना होगा। अगर एज पर कॉन्ट्रैक्ट प्रोपोर्शन कर सकते हैं तब तो कर लो, नहीं है कॉन्ट्रैक्ट में टर्म्स तब वैल्यूएशन रूल पढ़ेंगे, उसमें समझेंगे प्रोपोर्शन कैसे करना। तो अब आऊंगा मैं सेक्शन 13 ऑफ द आईजीएसटी एक्ट में। उससे पहले मैं चाहूंगा आप पॉज करके एक बार और रिवाइज करिए, प्लेस ऑफ सप्लाई को फाड़ देना एग्जाम में आया तो विद सबसेक्शन। आई होप यहां तक आपने रिवाइज कर लिया होगा। अब सेक्शन 13 में आना चाहता हूं मैं, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन बच गया सेक्शन 12 का, उसको खत्म करते हैं। और वो रेलेवेंट भी है बिकॉज हम आप, और इसमें अच्छा कि आपने 12 पूरा रिवाइज कर लिया होगा मेरे को लगता है, तो ये समझना आपके लिए बहुत ईजी है। जहां सबसेक्शन 12 का 3 अप्लाई कर रहा है सर इमूवेबल प्रॉपर्टी, जहां सबसेक्शन 7 अप्लाई कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इवेंट, जहां सबसेक्शन 11 अप्लाई कर रहा है टेलीकम्युनिकेशन सर्विस, इन तीन के लिए एक एक्सप्लेनेशन है। क्या कहता है देखो, वेयर द प्रॉपर्टी इज लोकेटेड अगर मैं 12(3) की बात करूं, इवेंट इज हेल्ड अगर मैं 12(7) की बात करूं, या लीज्ड सर्किट इज इंस्टॉल्ड अगर मैं 11 की बात करूं। इन मोर देन वन स्टेट, वो काम मेरे साथ रिसिपिएंट ने जो अग्री किया वो बोला है, मतलब रिसिपिएंट ने मुझे कॉन्ट्रैक्ट 3-4 स्टेट में एक साथ दिया था एक ही कॉन्ट्रैक्ट में। प्रॉब्लम क्या है, प्लेस ऑफ सप्लाई 3-4 स्टेट होगा, अब अलग अलग वैल्यू कैसे अलग अलग होगी, लॉ इसी को क्लियर करें। जैसे अभी गवर्नमेंट का एडवर्टीजमेंट सर्विस में पड़ा वैसे ही है। एंड अ कंसोलिडेटेड अमाउंट इज चार्ज, एक साथ अमाउंट चार्ज किया मैंने एक फिक्स अमाउंट बता दिया था कि 3 स्टेट में आपको सर्विस चाहिए, टोटल अमाउंट में इतना चार्ज करूंगा। प्लेस ऑफ सप्लाई तो वो तीनों स्टेट होगा, बट अलग अलग अमाउंट कैसे होगा आइए जानते हैं। द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सच सर्विसेज ईच ऑफ द रेस्पेक्टिव स्टेट और यूनियन टेरिटरी, ईच ऑफ द रेस्पेक्टिव स्टेट, ये तो हमको पता है सर, लेकिन आंसर वैल्यू कैसे अलग होगा, तो वैल्यू कैसे अलग होगा एक स्टेट का, इन प्रोपोर्शन टू द वैल्यू फॉर सर्विसेज एज पर कॉन्ट्रैक्ट। अगर कॉन्ट्रैक्ट बता रहा है तब वैसे कर लो अलग अलग, और कॉन्ट्रैक्ट अगर एब्सेंट है तब प्रेस्क्राइब बेसिस पर। ये है वैल्यूएशन रूल्स, इसके लिए भी है वैल्यूएशन रूल्स, बता दूंगा, तो टेंशन नहीं लेने का, एकदम इजी था। क्या तो है इस एक्सप्लेनेशन में। आइए आगे बढ़ता हूं। अब आते हैं सेक्शन 13 में, पूरी लर्निंग कर लो पहले। आई होप आपको याद है सेक्शन 13 क्या है। सर्विस का प्लेस ऑफ सप्लाई, जहां पर सप्लायर या रिसिपिएंट में से कोई एक तो है जो बाहर है। आइए देखते हैं पहला सबसेक्शन, प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज वेयर लोकेशन ऑफ सप्लायर और रिसिपिएंट इज आउटसाइड इंडिया। मतलब ये तो हेडिंग है सर, तो हाँ तो ये वही है ना, खत्म हो गया। नंबर 2 जनरल प्रोविजन, ये कहता है जब सबसेक्शन 3 से 13 अगर अप्लाई नहीं होगा तो मैं बैठा हूं, ये कहता है इफ रिसिपिएंट लोकेशन इज अवेलेबल, अगर रिसिपिएंट का लोकेशन हमारे पास है तब तो रिसिपिएंट का लोकेशन, अगर अवेलेबल नहीं है तब प्रोवाइडर का लोकेशन। जल्दी जल्दी याद कर लो, अरे याद कर लो, फोकस करो। चलो सबसेक्शन 3 में आते हैं, सेक्शन 13 का क्या है सर, परफॉर्मेंस बेस्ड सर्विसेज। क्या है, वापस कह रहा हूं, परफॉर्मेंस बेस्ड सर्विसेज। आइए क्लॉज ए, इन केस where services are provided in respect of goods that are required to be made physically available to the supplier। बात को समझिए, आपका लैपटॉप खराब हो गया,
मैं नहीं चाहता हो, पहले कह रहा हूं ऐसा गलत मत समझना, मान लो पुराना लैपटॉप था खराब हो गया, स्पेयर लैपटॉप खराब हो गया, आपको उसको ठीक कराना है, तो मुझे बताइए नॉर्मली हार्डवेयर का प्रॉब्लम है तो आपको उसको रिपेयर सेंटर को जाकर देना पड़ेगा, तब वो ठीक करेंगे। मतलब गुड्स कैन बी मेड शैल बी मेड फिजिकली अवेलेबल टू द सप्लायर सो दैट ही कैन वर्क ऑन दैट। तो वही चीज लिखा है, इन केस वेयर द सर्विस आर प्रोवाइडेड इन रेस्पेक्ट ऑफ गुड्स दैट आर रिक्वायर्ड टू बी फिजिकली मेड अवेलेबल टू द सप्लायर, तब वो आपको सर्विस दे सकता है। तब इसका प्लेस ऑफ सप्लाई होगा वेयर द सर्विसेज आर एक्चुअली परफॉर्म्ड, तो प्लेस ऑफ सप्लाई वही होगा जहां पर सर्विस परफॉर्म हुई, मतलब वो रिपेयर सेंटर या सर्विस सेंटर। अब एग्जांपल देखिए इसमें क्या क्या आ सकता है, रिपेयर, ट्रीटमेंट, प्रोसेस, वेयरहाउसिंग सर्विस, टेस्टिंग, कार्गो हैंडलिंग, इंस्पेक्शन, सर्टिफिकेशन, ड्राई क्लीनिंग, इन सब में आपको गुड्स देना पड़ता है ताकि सामने वाला उस पर एक्टिविटी करे और अकॉर्डिंगली प्लेस ऑफ सप्लाई निकल जाएगा। याद रखना एक बात वापस कह रहा हूं, हम जो प्लेस ऑफ सप्लाई सेक्शन 13 पढ़ रहे हैं वो है जहां पर सप्लायर या रिसिपेंट में से कोई तो बाहर है और ये सर्विसेज दी गई है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई होगा लोकेशन वेयर द सर्विसेज आर एक्चुअली परफॉर्म्ड। थोड़ा टाइम लो, लर्न करो। आइए परफॉर्मेंस बेस्ड सर्विस का ए का सेकंड पॉइंट पढ़ते हैं। हाउएवर व्हेन सच सर्विसेज आर प्रोवाइडेड फ्रॉम अ रिमोट लोकेशन बाय वे ऑफ इलेक्ट्रॉनिक, अब आपको पता आपके लैपटॉप में कोई सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम है तो आपको पता होगा रिपेयर सेंटर, सर्विस सेंटर वाले बोलते हैं आप हमको आईपी एड्रेस निकाल लेंगे हम आपका, हम यहां से बैठे बैठे भी आपका लैपटॉप को एक्सेस करके ठीक कर सकते हैं। आपको पता होगा आजकल इलेक्ट्रॉनिकली ये काम होता है। ऐसे केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, गुड्स आर सिचुएटेड एट द टाइम ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस, तब सप्लायर जब सर्विस दे रहा है तब उस वक्त मेरा लैपटॉप जहां होगा ऑब्वियसली मेरे पास होगा, वही होगा प्लेस ऑफ सप्लाई। आराम से इसको लर्न करिए, टेक योर टाइम। आगे बढ़ते हैं। नोट फोकस वेयर सच गुड्स इंक्लूडिंग अनपॉलिश्ड डायमंड्स, ये लॉ का क्लैरिफिकेशन था अलग से, इंक्लूडिंग अनपॉलिश्ड डायमंड और सच गुड्स आर टेम्पोरेरीली इंपोर्टेड इनटू इंडिया, इंडिया में मंगाया गया एक बार के लिए फॉर रिपेयर, ट्रीटमेंट, प्रोसेस एटसेट्रा, नॉट टेस्टिंग बट टेस्टिंग पर्पस के लिए, रिपेयर, ट्रीटमेंट, प्रोसेस के लिए मंगाया गया है, एंड आर एक्सपोर्टेड देयर आफ्टर, और उसको प्रोसेस करके रिपेयर, ट्रीटमेंट और प्रोसेस करके एक्सपोर्ट कर दिया विदाउट बीइंग पुट टू यूज इन इंडिया, और इंडिया में अब उसको इस्तेमाल नहीं किया जा रहा, हमने इंडिया के बाहर से आइटम को मंगाया। जैसे मान लीजिए टाटा मोटर्स ने अपनी एक गाड़ी इंडिया के बाहर बेची, आज कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ गई कि वो गाड़ी इंडिया के बाहर से इंडिया में मंगानी पड़ गई, तो मंगाया रिपेयर करने के लिए, ट्रीटमेंट करने के लिए, प्रोसेस करने के लिए, और उसके बाद उसको एक्सपोर्ट कर दिया बिना यूज किए। बिना यूज का मतलब अब उसको पर्सनल यूज में या कंपनी अपने लिए यूज नहीं कर रही है, बिना यूज किए, अदर देन जितना रिक्वायरमेंट को जरूरत है रिपेयर करते वक्त यूज किया वो एक अलग बात है, उसके अलावा यूज नहीं करे। देन क्लॉज ए सेल अप्लाई, फोकस, सेल नॉट अप्लाई, देन क्लॉज ए सेल नॉट अप्लाई, क्लॉज ए का मतलब ये, देन क्लॉज ए सेल नॉट अप्लाई, इस नोट में क्लॉज ए अप्लाई नहीं करेगा, मैं ये कह रहा हूं इस नोट में क्लॉज ए अप्लाई नहीं करेगा। तो सर ऐसे केस में क्या अप्लाई करेगा, देखो बाजू में लिख दिया सबसेक्शन 2 सेल अप्लाई, सर सबसेक्शन 2 का मतलब जनरल सबसेक्शन, ये अप्लाई करेगा, जनरल सबसेक्शन अप्लाई करेगा। सर एक बार परफॉर्मेंस बेस्ड सर्विस रिवाइज करा दीजिए, चलो कराता हूं। देखो अगर गुड्स फिजिकली देना पड़ता है सप्लायर को उस पर एक्टिविटी, प्रोसेस, ट्रीटमेंट करने के लिए, तब उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, जहां पर सर्विस परफॉर्म हुई। अगर गुड्स को इलेक्ट्रॉनिक मोड से ठीक किया जाता है या कुछ एक्टिविटी की जाती है गुड्स पर, तब जहां पर गुड्स उस वक्त होते हैं वो होगा प्लेस ऑफ सप्लाई। लेकिन लॉ ने एक एक्सेप्शन रखा, इंडिया के बाहर से इंडिया में गुड्स टेम्परेरीली रिपेयर, ट्रीटमेंट, प्रोसेस के लिए, सिर्फ इन 3 पर्पस के लिए इंपोर्ट हुआ और वापस काम होकर उस पर और वो वापस जा रहा है बिना पुट टू यूज के, एक्सेप्ट फॉर रिपेयर, वो वापस जा रहा है, तब उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, सबसेक्शन 2 से ही निकलेगा। सबसेक्शन 2 कहता है लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट इफ अवेलेबल, नहीं तो प्रोवाइडर। हो गया। नेक्स्ट, इन केस ऑफ सर्विसेज विच रिक्वायर्स द फिजिकल प्रेजेंस ऑफ द रिसीवर, इस बार जो सर्विस है वो किसी गुड्स पर नहीं किया जा रहा है, रिसीवर पर किया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको सर्विस दे रहा हूं टीचिंग, कोचिंग की, मान लो आप मेरे लाइव क्लास में बैठे हो, क्योंकि लाइव क्लास के बच्चे लोकल यहाँ के हैं, बाहर के नहीं है, तो बाहर के बच्चे मान लो, आप ही मान लो ना लाइव क्लास में बैठे हो, तो आप बताइए आपके बिना मैं पढ़ाऊंगा किसको, आप चाहिए ना सामने मेरे को, तो मैं उनको पढ़ा रहा हूं, ऐसा सोचिए, अपने आप समझ आ जाएगा ये पर्सनल लेवल की सर्विस है। ब्यूटी पार्लर आप जाते हो, मैं लड़कों की बात नहीं कर रहा हूं, लड़के भी जाते हैं मेंस पार्लर, तो आप पार्लर जाते हो, वहां पर आप पेंटिंग वेंटिंग कराते हो, जो भी मतलब जो होता है वो सब वो कराते हो, तो जो भी आप कराते हो वो सर्विसेज। अच्छा आपको सिक्योरिटी गार्ड की जरूरत है तो वो पर्सनल लेवल की सर्विस हो गई। जहां एक ह्यूमन बीइंग का फिजिकल प्रेजेंस चाहिए, ऐसी कोई भी सर्विस वो इसमें फॉल कर जाएगी।
तो इन सर्विसेज का प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? लोकेशन वेयर द सर्विसेज आर एक्चुअली परफॉर्म्ड। तो जहां पर सर्विस परफॉर्म की गई, अगर टीचिंग की बात करें तो मेरा क्लासरूम, अगर ब्यूटी ट्रीटमेंट की बात करें तो ब्यूटी पार्लर, बस ऐसे निकालना आपको, हो गया, एज सिंपल एज दैट। ये हो गया सेक्शन 13 का सबसेक्शन 3। सर सेक्शन 13 का आपने सबसेक्शन सभी याद नहीं कराए, वो अब कराऊंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पहला सबसेक्शन है हेडिंग, दूसरा सबसेक्शन है जनरल। सर जनरल क्या होता है? जब नीचे के सबसेक्शन अप्लाई ना करे तब ये अप्लाई करेगा, रिसिपेंट या सप्लायर का लोकेशन आपको पढ़ा दिया। तीसरा सबसेक्शन है परफॉर्मेंस बेस्ड सर्विस। इसमें दो पार्ट है, एक गुड्स पर परफॉर्मेंस करना, एक सर्विस, एक पर्सनल ह्यूमन बीइंग पर परफॉर्म करना, रिसिपेंट पर परफॉर्म करना, बस यही है। तो 3 हो गया। अब बाकी का सबसेक्शन अब याद कर लेते, आइए। सबसेक्शन 4 फटाफट याद करिए, इमोल प्रॉपर्टी। सर फर्क क्या है? फर्क ये था कि सेक्शन 12 में इमोल प्रॉपर्टी सबसेक्शन 3 है, जबकि 13 में इमोल प्रॉपर्टी सबसेक्शन 4 है। सबसेक्शन 5 इमोल प्रॉपर्टी के बाद सबसेक्शन 4 के बाद सबसेक्शन 5 इवेंट वाला, यहां इवेंट 5 में, वहां इवेंट 6 में था। और याद रखना वहां इवेंट 6 में नहीं था, 6 में और 7 में था। 6 में इवेंट का एंट्री था, 7 में इवेंट का ऑर्गेनाइजेशन था। यहां पर सबसेक्शन 5 में इवेंट का एंट्री भी है और ऑर्गेनाइजेशन भी है, दोनों एक साथ ही कवर कर दिया लॉ ने। एक काम करिए, हड़बड़ मत करिए, पहले इतना ही याद करिए, सबसेक्शन 4 और 5 याद करिए, याद करना इसीलिए इतना टाइम दे रहा हूं। फिर से एक बार बोल रहा हूं, हमारा चल रहा है सेक्शन 13। सेक्शन 13 का सबसेक्शन 1 है जनरल हेडिंग, सबसेक्शन 2 है जनरल। जनरल कहता है नीचे के सेक्शन अप्लाई नहीं करे तो मैं अप्लाई करूंगा। सबसेक्शन 3 है परफॉर्मेंस बेस्ड सर्विस। सबसेक्शन 4 है सर्विस इन रिलेशन टू इमोल प्रॉपर्टी। सबसेक्शन 5 है इवेंट या इवेंट का इवेंट की एंट्री या इवेंट का ऑर्गेनाइजेशन। थोड़ा सा वहां से यहां स्विच है तो थोड़ा याद रखना पड़ेगा। सबसेक्शन 6 सर्विस प्रोवाइडेड एट मोर देन 1 लोकेशन। सर कौन सी सर्विस? ऊपर की 3। सबसेक्शन 3 की सर्विस, 4 की सर्विस, 5 की सर्विस। परफॉर्मेंस बेस्ड सर्विस 3, इमोल प्रॉपर्टी की सर्विस 4, इवेंट का ऑर्गेनाइजेशन वाला, इवेंट एंट्री या इवेंट का ऑर्गेनाइजेशन वाला सर्विस 5। ये सर्विसेज अगर एक से ज्यादा लोकेशन पर हुआ और सप्लाई का कॉन्ट्रैक्ट में एक से ज्यादा लोकेशन पर सप्लाई देनी है, तब सबसेक्शन 6 अप्लाई करेगा। सबसेक्शन 7 यही सेम सबसेक्शन 3, 4, 5 की सर्विसेज, वही जो अभी बताया, परफॉर्मेंस बेस्ड, इमोल प्रॉपर्टी और इवेंट। यही सर्विसेज अगर एक से ज्यादा स्टेट में सप्लाई हुई इंडिया के, ऊपर था एक से ज्यादा लोकेशन, ये है एक से ज्यादा स्टेट। ऊपर का एक से ज्यादा लोकेशन का मतलब हुआ कि लोकेशंस इंडिया और इंडिया के बाहर मिलाकर एक से ज्यादा लोकेशन है, जिसमें से इंडिया में एक लोकेशन है। दिखा देता हूं सबसेक्शन 6 में, देखो ए वर्ड, पूरा पढ़ेंगे हम बाद में। तो ऊपर वाला सबसेक्शन 6 जो वो कहता है एक से ज्यादा लोकेशन पे सप्लाई दी गई, और ये कहता है इंडिया में एक से ज्यादा स्टेट में सप्लाई दी गई। अब आपका डाउट ये है सबसेक्शन 6 और 7 में क्या डिफरेंस है, वो मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगा। सबसेक्शन 8 में आ जाइए, स्पेसिफाइड सर्विसेज। कुछ ऐसी स्पेसिफाइड सर्विस जो इसमें आएंगी, एक आएगी बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एनबीएफसी अकाउंट होल्डर को जो सर्विस दे रहे हैं वो। दूसरा इंटरमीडियरी मतलब ब्रोकर वगैरह की सर्विस। आगे देखो, थर्ड हायरिंग की सर्विस। क्या चीज का हायरिंग? मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ कन्वेयंस, मतलब कन्वेयंस की बात कर रहा हूं मैं, कन्वेयंसेज एटसेट्रा, जिससे ट्रांसपोर्ट किया जाता है। ऐसा कोई भी कन्वेयंस जिससे ट्रांसपोर्ट किया जाता है, उसका हायरिंग सर्विस। इंक्लूडिंग यॉट अप टू अ पीरियड ऑफ 1 मंथ। सिर्फ 1 मंथ तक की ही हायरिंग यहां कवर है, इसका मतलब 1 मंथ से ज्यादा हायरिंग हुआ यहां कवर नहीं है। वो कहां चला जाएगा? सबसेक्शन 2 में। आपको अच्छे से पता है क्यों, अभी के लिए इतना ही याद कर लो। सबसेक्शन 9 गुड्स ट्रांसपोर्टेशन या सैटेलाइट लॉन्च सर्विसेज। सबसेक्शन 10 पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज। सबसेक्शन 11 सर्विसेज ऑन बोर्ड कन्वेयंस। एक बार इतना याद करो, उसके बाद क्योंकि अब 1-2 ही बच रहा है तो सबसेक्शन 12 तक याद कर लो, ओइडार सर्विसेज। 13 एक बार छोड़ दो, चलो इतना याद करो। फिर कर रहे हम सबसेक्शन 2 जनरल, सबसेक्शन 3 परफॉर्मेंस बेस्ड सर्विस, गुड्स पर परफॉर्म होना या किसी ह्यूमन बीइंग पर परफॉर्म होना। सबसेक्शन 4 इमोल प्रॉपर्टी के रिलेशन में सर्विस, वहां इमोल प्रॉपर्टी 3 था, यहां 4 है। सेक्शन 12 में 3 था, सेक्शन 13 में 4 है, फिर कह रहा हूं। उसके बाद इवेंट या इवेंट का ऑर्गेनाइजेशन, इवेंट की एंट्री या इवेंट का ऑर्गेनाइजेशन, सबसेक्शन 5 यहां पर, सब सेक्शन 13 में। सेक्शन 13 का सबसेक्शन 6
सर्विस एक से ज्यादा लोकेशन में दी गई, कौन सी सर्विस? ऊपर की तीन, सबसेक्शन 3, 4, 5 वाली सर्विस, याद करो। फिर यहां पर आता है सबसेक्शन 7, इंडिया के टैक्सेबल टेरिटोरी में एक से ज्यादा स्टेट में सप्लाई दी गई, तब आएगा सबसेक्शन 7, सेक्शन 13 में। सबसेक्शन 8 स्पेसिफाइड सर्विस, बैंक अकाउंट होल्डर को 2 सर्विस देता है, वो वाली सर्विसेज, फर्स्ट, सेकंड इंटरमीडिएरी ब्रोकर की सर्विसेज, और थर्ड हायरिंग मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट की सर्विस, मतलब मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट को हायर पर देना अप टू अ पीरियड ऑफ 1 मंथ, वो सर्विस सबसेक्शन 8 में जाएगा। सबसेक्शन 9, 10, 11 आपको अच्छे से याद हो जाएगा। 9 गुड्स ट्रांसपोर्टेशन या सैटेलाइट वाला, 10 पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन, 11 सर्विसेज ऑन बोर्ड कन्वेयंस, और 12 सबसेक्शन 12 भी साथ साथ याद कर लो, ओइडार सर्विसेज। टेक योर टाइम टू लर्न, पॉज कर लो, याद करो पहले फिर से एक बार। सेक्शन 13 का सबसेक्शन 2 क्या है? जनरल। सबसेक्शन 3 परफॉर्मेंस बेस्ड सर्विस, सबसेक्शन 4 इमोल प्रॉपर्टी, ध्यान देना। सबसेक्शन 5 इवेंट एंट्री या इवेंट ऑर्गेनाइजेशन। सबसेक्शन 6 सर्विस एक से ज्यादा लोकेशन पे दी गई, और सबसेक्शन 7 सर्विस एक से ज्यादा स्टेट या यूनियन टेरिटरी पे दी गई। दोनों में डिफरेंस जरूर समझना। और कौन सी सर्विसेज की बात कर रहा हूं? सबसेक्शन 6 एंड 7 में जो सर्विसेज ऊपर है, कौन सी वाली? सबसेक्शन 3, 4, 5 वाली, यही बात कर रहा हूं 6, 7 में। अब आता है सबसेक्शन 8, उसके बाद 9, उसके बाद 10, उसके बाद 11, उसके बाद 12। 8 से 12 हमारे लिए बहुत इजी है याद करना। 8 स्पेसिफाइड सर्विस, बैंक टू अकाउंट होल्डर्स, दूसरा इंटरमीडिएरी ब्रोकर की सर्विस, और थर्ड 8 के अंदर हायरिंग मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट अप टू अ पीरियड ऑफ 1 मंथ, इसकी सर्विस आ जाएगा 8 में। 9, 10, 11 एक सीक्वेंस में याद हो जाएगा। 9 गुड्स ट्रांसपोर्ट सर्विस, 10 पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस, और 11 सर्विसेज ऑन बोर्ड कन्वेयंस। अब आता है सबसेक्शन 12 ओइडार सर्विसेज। तो मैंने रुक रुक के आराम से करा दिया। अब देखिए, अब आपको रिपीट करना होगा, फिर भी नहीं होता तो भाई मेरे वीडियो को बैक करके वापस देखो। आ जाओ, अब हम प्रोविजन के अंदर फटाफट पढ़ते हैं। आइए, सर्विस रिलेटिंग टू इमूवेबल प्रॉपर्टी, इसका आंसर क्या होगा? मैंने सेक्शन 12 सबसेक्शन 3 में, याद करो मैंने आंसर में क्या लिखा था, दिस प्रोविजन ऑल्सो अप्लाइज टू सेक्शन 13 सबसेक्शन 4, वो यही है। रेफर सेक्शन 12, 3 में आंसर है इसका। सर क्या है? लोकेशन वेयर द इमोल प्रॉपर्टी इज लोकेटेड। तो यहां पर आप शॉर्ट में जाओ तो लिख दो इमोल प्रॉपर्टी लोकेटेड, इमोल प्रॉपर्टी लोकेशन, बस हो गया आंसर, यही आंसर। ये है पीओएस। आगे बढ़ता हूं। सबसेक्शन 5 सर्विस रिलेटिंग टू इवेंट, इवेंट में दोनों चीज कवर्ड है, एंट्री भी और उसका ऑर्गेनाइजेशन भी, और उससे कनेक्टेड एंसिलरी सर्विसेज। ये सब का प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? द प्लेस वेयर द इवेंट इज हेल्ड, बस यहां पर इतना ही है। यहां वहां की तरह नहीं है रिसिपिएंट का लोकेशन, इवेंट कहां हुआ, ये सब कुछ नहीं है, यहां सिर्फ इवेंट हेल्ड है। थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, मैं कह रहा हूं आपको, इवेंट हेल्ड। आइए सबसेक्शन 6 सर्विस एक से ज्यादा लोकेशन पे अगर दी गई तब क्या? वेयर एनी सर्विस रेफर्ड टू इन सबसेक्शन 3, 4, 5, मतलब ऊपर के 3 सबसेक्शन, प्रोवाइडेड एट मोर देन 1 लोकेशन, सर्विस एक से ज्यादा लोकेशंस पर दी गई है, बट आगे देखो क्या लिखा है, इंक्लूडिंग अ लोकेशन इन द टैक्सेबल टेरिटोरी। एटलीस्ट एक लोकेशन ऐसा है जो टैक्सेबल टेरिटोरी में, इंडिया में एक लोकेशन है, बाकी बाहर है, तब क्या होगा? लोकेशन इन द टैक्सेबल टेरिटोरी माना जाएगा, ये सर्विस सप्लाई इंडिया में हुई। एग्जांपल देता हूं, आपको समझ आ जाएगा। मान लो मैं सप्लायर हूं इंडिया के बाहर का, एक बार के लिए मान लो, और आप इंडिया के रिसिपिएंट है। आपने मुझे कहा आपको मेरी सर्विस की जरूरत है, इवेंट रिलेटेड मान लीजिए, आपके बिहाफ में मुझे इवेंट्स करने हैं, बिजनेस इवेंट है, 2 इवेंट मुझे करने इंडिया के बाहर, एक दुबई में मान लीजिए, एक सिंगापुर में मान लीजिए, और एक इवेंट आपका मुझे इंडिया में मुंबई में करना है। और बट मैं आपसे जो टोटल अमाउंट चार्ज कर रहा हूं वो पूरा का एक साथ चार्ज कर रहा हूं। लॉ कहता है ऐसे केस में, क्योंकि एक प्लेस टैक्सेबल टेरिटरी का आ रहा है, बाकी 2 बाहर का आ रहा है, तो क्या हुआ? एक प्लेस टैक्सेबल टेरिटरी का, और अगर ऐसा हुआ तो टैक्सेबल टेरिटरी का ही लोकेशन को प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा। यही लिखा हुआ, लोकेशन इन द टैक्सेबल टेरिटरी। करो, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। मैं ले रहा हूं अब सबसेक्शन 7, क्या है वो देखो, वेयर द सर्विसेज इन सबसेक्शन 3, 4, 5 सप्लाइड इन मोर देन 1 स्टेट और यूटी। अब इंडिया में भी लोकेशन सिर्फ मुंबई नहीं है, मेरा उसी एग्जांपल में मान लीजिए मुंबई भी और उसके साथ साथ दिल्ली भी है, कोलकाता भी है, 3 जगह है, तब कैसे अलग अलग होगा वैल्यू या क्या होगा? देखो, प्लेस ऑफ सप्लाई तो इजी है, ईच ऑफ द स्टेट, हर स्टेट में माना जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई है।
इंडिया में 3 स्टेट है ना, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, तीनों स्टेट में माना जाएगा सप्लाई दी गई। पहली बात तो लोकेशन माना जाएगा, इंडिया में सप्लाई हुई है, और सप्लाई कहां कहां हुई, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता। अब सवाल है वैल्यू कैसे अलग अलग होगा। देखो, द वैल्यू ऑफ सच सप्लाई स्पेसिफिक टू ईच स्टेट और यूटी कैसे निकलेगा, इन प्रोपोर्शन टू द वैल्यू फॉर सर्विसेज सेपरेटली कलेक्टेड या डिटरमाइंड एज पर कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से अगर अलग अलग कलेक्ट हो रहा है तो अलग अलग, या कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से डिटरमाइन हो जाएगा। अगर एब्सेंस है ऐसा तो प्रिस्क्राइब बेसिस, जो कि होगा वैल्यूएशन रूल। ये चीजें आपको पहले भी बता चुका हूं, तो वही है, और कुछ नया नहीं है। कर लो याद फटाफट, एकदम आसानी लो, आसान से कर लो, एकदम मजा। सर एक बार सबसेक्शन 6, 7 वापस रिवाइज कराइए। चलो सबसेक्शन 6, आप सबसेक्शन 3, 4, 5 की सप्लाईज एक से ज्यादा जगह पर दे रहे हैं, उसमें से एक जगह टैक्सेबल टेरिटरी का है, तब लोकेशन प्लेस ऑफ सप्लाई होगा टैक्सेबल टेरिटरी। अगर एक ही अमाउंट चार्ज हुआ तब। और एक और बात लॉ ने कहा, अगर एक से ज्यादा लोकेशंस है, फिर कह रहा हूं एक से ज्यादा लोकेशंस पर सप्लाई दी गई है, जिसमें से टैक्सेबल टेरिटरी में भी एक से ज्यादा स्टेट्स है, तो माना जाएगा इंडिया के जो टैक्सेबल टेरिटरी के अलग अलग स्टेट है, सब जगह सप्लाई दी गई है। अब सवाल है उसका वैल्यू कैसे अलग होगा। तो देखो, प्रोपोर्शनेटली अलग अलग करना है, एज पर कॉन्ट्रैक्ट अगर अलग हो सकता है तो सबसे बेस्ट है, तब तो क्या अलग अलग हो जाएगा पूरा प्रॉपर, नहीं है तो फिर प्रिस्क्राइब बेसिस पर अलग अलग किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, सबसेक्शन 8 स्पेसिफाइड सर्विसेज, बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एनबीएफसी सर्विस किसको दे रहा, अकाउंट होल्डर को। तो देखो क्या होगा, लोकेशन ऑफ द सप्लाई सर्विस सप्लायर, सप्लायर का लोकेशन लिया जाएगा। फिर कह रहा हूं बैंक, एनबीएफसी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अगर अपने अकाउंट होल्डर को, नॉन अकाउंट होल्डर को सर्विस नहीं दे रहा, जैसे बैंक ड्राफ्ट बनाया तो बैंक ड्राफ्ट वही बनवा रहा है जो बैंक का ऑलरेडी एक अकाउंट होल्डर है, बाहर का कस्टमर नहीं, तो वैसे समझ लो आप। तो अकाउंट होल्डर को अगर ये लोग सर्विस देते हैं तो सप्लायर का ही लोकेशन लिया जाएगा, मतलब जो बैंक का ब्रांच ने सप्लाई दिया वही ब्रांच माना जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई। नोट, इफ प्रोवाइडेड टू नॉन अकाउंट होल्डर तो सबसेक्शन 2 ही लग सकता है, जनरल सबसेक्शन। नंबर बी, इंटरमीडिएरी सर्विस, सेम आंसर, लोकेशन ऑफ द सप्लायर। नंबर सी, ट्रांसपोर्ट का कोई कन्वेंस को या कोई आइटम जिससे ट्रांसपोर्ट किया जाता है उसको हायर पे दिया गया अप टू अ पीरियड ऑफ 1 मंथ, तभी ये प्रोविजन लगेगा। तब उस केस में लोकेशन किसका लिया जाएगा, प्लेस ऑफ सप्लाई, सप्लायर का लोकेशन। लेकिन इसमें देखो, फॉलोइंग आर नॉट कवर्ड, कुछ आइटम्स कवर्ड यहां नहीं होंगे, इवन इफ वो हायरिंग मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट है। एयरक्राफ्ट कवर्ड नहीं है, सबसे बड़ा चीज ही कवर्ड नहीं है, वेसल कवर्ड नहीं है, रेसिंग कार कवर नहीं है बेटा, रेसिंग कार कवर नहीं है, कितना ही आपको शौक हो, ड्रेजर यहां कवर नहीं है, और द लाइक। कंटेनर भी कवर नहीं है, जिसकी मदद से गुड्स को ट्रांसपोर्ट किया जाता है वो भी कवर नहीं है। मतलब कोई भी मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट चलेगा, बस चलेगा, ट्रक चलेगा, कार चलेगी, कुछ भी चलेगा, टेम्पो चलेगा, लेकिन क्या क्या नहीं चलेगा, एयरक्राफ्ट नहीं चलेगा, वेसल नहीं चलेगा, रेसिंग कार नहीं चलेगा, ड्रेजर नहीं चलेगा, और देख लो कंटेनर्स नहीं चलेंगे, जिसको कन्वेंस में रख के ट्रांसपोर्ट किया जाता है वो भी नहीं चलेगा। और 1 महीने से ज्यादा अगर एलिजिबल आइटम को भी आपने हायर पे दिया तो भी नहीं चलेगा इस सबसेक्शन में। चलो आगे बढ़ते हैं, सबसेक्शन 9, गुड्स ट्रांसपोर्टेशन या सैटेलाइट लॉन्च सर्विसेज में प्लेस ऑफ सप्लाई कैसे निकलेगा। देखो, अगर गुड्स ट्रांसपोर्टेशन है अदर देन मेल कुरियर, देखो ये अलग है सेक्शन 12 से, वहां इंक्लूडिंग मेल कुरियर था, यहां अदर देन मेल कुरियर है। अगर मैंने आपको गुड्स ट्रांसपोर्टेशन सर्विस दी मेल कुरियर के थ्रू नहीं, अदरवाइज जीटीए ने दिया, जैसे कोई भी गुड्स ट्रांसपोर्ट, एयरलाइन कंपनी ने दिया, कैसे भी दिया, बट मेल कुरियर का सर्विस नहीं है, तब डेस्टिनेशन ऑफ गुड्स होगा प्लेस ऑफ सप्लाई, डेस्टिनेशन ऑफ गुड्स होगा प्लेस ऑफ सप्लाई। थोड़ा याद करो, लॉजिक लगाओ, प्लेस ऑफ सप्लाई, डेस्टिनेशन ऑफ गुड्स। अगर इंडिया के बाहर का डेस्टिनेशन है तो प्लेस ऑफ सप्लाई होगा इंडिया के बाहर, इंडिया का डेस्टिनेशन है तो प्लेस ऑफ सप्लाई होगा इंडिया का। मतलब बाहर भेजोगे तो जीएसटी नहीं लगेगा और इंडिया में मंगाओगे तो जीएसटी लगेगा, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस पर बात कर रहे हैं। नेक्स्ट, सैटेलाइट लॉन्च सर्विस, सेम वैसे अंतरिक्ष कॉर्पोरेशन वगैरह अगर इंटरनेशनल कस्टमर को देता है तब रिसिपिएंट का लोकेशन लिया जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई, दैट इज आउटसाइड इंडिया। मतलब इंडियन कंपनी सैटेलाइट लॉन्च सर्विस फॉरेन कस्टमर्स को अगर सर्विस दे तो लोकेशन आउटसाइड इंडिया होगा। अच्छा ना, एक तरह से ये एक्सपोर्ट हो रहा है। आइए पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस पर, जहां से पैसेंजर जर्नी स्टार्ट करता है वो होता है प्लेस ऑफ सप्लाई, जर्नी जहां से स्टार्ट होती है। आइए आगे बढ़ते हैं, सबसेक्शन 11, सर्विसेज प्रोवाइडेड ऑन बोर्ड कन्वेंस, कन्वेंस के बोर्ड के बाद कोई भी सर्विस दी गई, वही सेम लोकेशन ऑफ रेफर सेक्शन 12 सबसेक्शन 10, वही सेम आंसर है जो 12 में था। सर क्या, फर्स्ट स्केड्यूल डिपार्चर ऑफ दैट कन्वेंस फॉर दैट जर्नी, फॉर द जर्नी, वही वाला आंसर। अब आते हैं ओइडार सर्विस में।
सर एक बार आपने फटाफट करवा दिया, एक रिवीजन हो जाए। चलो आओ रिवाइज करा देता हूं। कहां तक किया था? चलो सबसेक्शन 2 लेते हैं सबसे पहले, जनरल। सर इसका प्लेस ऑफ सप्लाई रिसिपिएंट का, अगर उसका अपने पास लोकेशन अवेलेबल नहीं है तो सप्लायर का। सर सबसेक्शन 3 परफॉर्मेंस बेस्ड सर्विस, अगर परफॉर्म गुड्स पर किया गया तो लोकेशन ऑफ द गुड्स, सॉरी गुड्स जहां पर सर्विस परफॉर्म हुई, लेकिन अगर रिमोट लोकेशन से किया गया सप्लाई तब लोकेशन ऑफ गुड्स। और अगर किसी ह्यूमन बीइंग पर सप्लाई दी गई तब, बोलो बोलो सोचो, ह्यूमन बीइंग जहां सर्विस परफॉर्म हुई, जहां ह्यूमन बीइंग ने सर्विस ली बोल सकते हो आप। वहां पर एक एक्सेप्शन था, अगर गुड्स टेम्परेरीली इंडिया में इंपोर्ट हुआ है रिपेयर के लिए और वापस जा रहा है, तब उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई सबसेक्शन 2 से निकलेगा और आउटसाइड इंडिया होगा वो। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ सबसेक्शन 3 हो गया। सबसेक्शन 4 इमोल प्रॉपर्टी का आंसर लोकेशन वेयर द प्रॉपर्टी इज लोकेटेड। सबसेक्शन 5 इवेंट या इवेंट का एंट्री या इवेंट का ऑर्गेनाइजेशन, उस केस में लोकेशन वेयर द इवेंट इज हेल्ड। सबसेक्शन 6 अगर एक से ज्यादा लोकेशन पे सप्लाई दी गई जिसमें से एक टैक्सेबल टेरिटरी है और कंसोलिडेटेड अमाउंट चार्ज है, तब लोकेशन टैक्सेबल टेरिटरी का ही होगा प्लेस ऑफ सप्लाई। उसके बाद सबसेक्शन 7 फोकस, सबसेक्शन 7 एक से ज्यादा स्टेट इंडिया में है जहां सप्लाई दी गई, तब माना जाएगा हर एक स्टेट में सप्लाई दी गई रेस्पेक्टिव स्टेट में। और उसका वैल्यू कैसे अलग होगा? या तो एज पर टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, और अगर उसका एब्सेंट है तो फिर वैल्यूएशन रूल के बेसिस पर। सबसेक्शन 8 स्पेसिफाइड सर्विसेज, बैंकिंग सर्विसेज टू अकाउंट, बैंक एनबीएफसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अकाउंट होल्डर को जो सर्विस दे रहा है वो। दूसरा एजेंट या इंटरमीडिएट या ब्रोकर की सर्विस। तीसरा ध्यान देना, हायरिंग मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट अप टू अ पीरियड ऑफ 1 मंथ एक्सक्लूडिंग एयरक्राफ्ट, वेसल, रेसिंग कार, ड्रेजर, ये सब नहीं चलेंगे। 1 मंथ के ऊपर का भी नहीं चलेगा, कंटेनर भी नहीं चलेगा जिसके थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है, ये सब नहीं चलेगा इनको छोड़कर। सर इसके बाद आपका हो गया सबसेक्शन 8। सबसेक्शन 9 ले लेते हैं। 9 गुड्स ट्रांसपोर्टेशन सर्विस, सैटेलाइट लॉन्च सर्विस। सर लोकेशन, अच्छा 8 का मैंने लोकेशन नहीं बताया, 8 का लोकेशन होगा रिसिपिएंट, लर्न कर लो। 8 का आंसर इतना ही है, सॉरी सप्लायर, 8 का आंसर सप्लायर है, 9 का आंसर रिसिपिएंट है। डेस्टिनेशन ऑफ गुड्स मतलब रिसिपिएंट का लोकेशन। सबसेक्शन 10 पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस, सर लोकेशन पैसेंजर जहां से जर्नी एम्बार्क करता है। सबसेक्शन 11 सर्विसेज ऑन बोर्ड कन्वेयांस, कन्वेयांस बोर्ड होता है उस पर सर्विसेज। बोलो सोचो, फर्स्ट स्केड्यूल पॉइंट ऑफ दैट जर्नी फॉर दैट कन्वेयांस, वो हो गया। सबसेक्शन 12 लेते हैं अब ओइडार सर्विस। आंसर तो सिंपल है, लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट। ओइडार सर्विस में लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट होगा, बट एक्सप्लेनेशन इसमें मेन है जिसको आपको पढ़ के समझना होगा। कौन सी ओइडार सर्विस? देखो एक्सप्लेनेशन, रिसिपिएंट शैल बी डीम्ड टू बी लोकेटेड इन द टैक्सेबल टेरिटरी। रिसिपिएंट इंडिया का माना जाएगा इफ एनी ऑफ द 2 कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। चलो ओइडार सर्विस का प्लेस ऑफ सप्लाई याद रखना लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट है, और रिसिपिएंट इंडिया का भी माना जाएगा कब? जब नीचे में 7 कंडीशन में से कोई भी 2 फुलफिल हो जाए। बिफोर आई स्टार्ट दिस, अगर आपको चाहिए तो एक बार आप पीछे का रिवाइज कर लो, क्योंकि जो हम नेक्स्ट टॉपिक जो करने वाले हैं उसका मेरे पास एक लर्निंग टेक्निक है। देखो क्या, पहला 3 पॉइंट में एक कॉमन वर्ड मिलेगा एड्रेस, तो वो मैं उस लिंक से याद कराऊंगा। सेकंड मिलेगा एक कार्ड वगैरह या बैंक, मतलब डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या बैंक, और लास्ट के 2 मिलेंगे, एक में सिम कार्ड है, एक में लैंडलाइन है, मोबाइल और लैंडलाइन। ऐसे करोगे तो आपको जल्दी याद हो जाएगा। अब पहला 3 में एड्रेस का पॉइंट क्या, आईपी एड्रेस इंडिया का है, उसका एड्रेस इंडिया का है, या बिलिंग एड्रेस इंडिया का, इन 3 में से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाए, क्या पता। उसके बाद 2 पॉइंट, एक डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड जो यूज कर रहा है वो इंडिया में इश्यू हुआ, एक बैंक जिससे पेमेंट कर रहा है वो इंडिया का अकाउंट है। अब लास्ट के 2 पॉइंट, सिम कार्ड जो है उसका कंट्री कोड जो +91 होता है हमारे मोबाइल नंबर के आगे, वो कंट्री कोड इंडिया का है, या फिक्स लैंडलाइन जो है वो इंडिया का, इंडिया में मतलब इंडिया में उसका कनेक्शन है। तो इन 7 में से कोई भी 2 कंडीशन सेटिस्फाई हुए तो तब माना जाएगा रिसिपिएंट इंडिया का है, ताकि लोकेशन निकालने में आपको आसानी हो। वैसे ओइडार सर्विस में आंसर सिंपल है, लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट ही होगा पीओएस, बट रिसिपिएंट को लेकर क्लैरिफिकेशन भी, रिसिपिएंट इंडिया का माना जाएगा अगर 7 में से कोई भी 2 कंडीशन फुलफिल हो गए। एड्रेस का 3 पॉइंट है, बिलिंग एड्रेस, आईपी एड्रेस या रिसिपिएंट का एड्रेस। पेमेंट का 2 पॉइंट है, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड इश्यूएंस या बैंक अकाउंट जहां पर है। और लास्ट के 2 पॉइंट, सिम कार्ड का कंट्री कोड और लैंडलाइन का कनेक्शन। चलो हो गया ओइडार सर्विस। आइए सबसेक्शन 13 में, ये एकदम अलग है, ये मैंने अभी तक बताया भी नहीं है क्या है, आइए इसको समझते हैं। इन ऑर्डर टू प्रिवेंट डबल टैक्सेशन और नॉन टैक्सेशन, ना तो डबल टैक्स हो और ना ही ऐसा हो कि टैक्स ही ना लगे,
ऑफ सप्लाई ऑफ एनी सर्विस द गवर्नमेंट शैल हैव द पावर, गवर्नमेंट के पास एक रिजर्व किया हुआ अपना पावर टू नोटिफाई एनी सर्विस फॉर विच द पीओएस शैल बी द प्लेस ऑफ इफेक्टिव यूज एंड एंजॉयमेंट ऑफ सर्विस। गवर्नमेंट चाहे तो उनके पास पावर है, कभी भी वो नोटिफाई कर सकते हैं प्लेस ऑफ सप्लाई किसी भी सर्विस का इफेक्टिव यूज के बेसिस पर या उस सर्विस का एंजॉयमेंट के बेसिस पर क्या होना चाहिए प्लेस ऑफ सप्लाई। मतलब कंज्यूमिंग स्टेट किसको मानेगा, गवर्नमेंट नोटिफाई कर सकता है। और दो नोटिफाई यहां पर हुआ है। पहला R&D सर्विसेज नोटिफाई हुआ है रिलेटेड टू सिर्फ फार्मा सेक्टर है, बट एंटायर वर्ल्ड का R&D सेक्टर नहीं कह रहा हूं, सिर्फ फार्मा सेक्टर का R&D सर्विसेज, रिसर्च एंड डेवलपमेंट सर्विसेज। अगर सर्विस प्रोवाइड करा कोई भी आदमी इन द टैक्सेबल टेरिटरी, देने वाला इंडिया का है, मतलब टू अ पर्सन लोकेटेड इन नॉन टैक्सेबल, और सर्विस बाहर दे रहा है वो इंडिया के बाहर, मतलब शॉर्ट में R&D सर्विसेज इंडिया का कोई एंटिटी, कोई भी एक कंपनी का नाम ले लो, ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेज ले लो, वो R&D सर्विसेज दे रहा है। किसको दे रहा है, मान लो एक बार के लिए इंडिया के बाहर का कोई कंपनी को, फाइजर ले लो उसको दे रहा है, स्पुटनिक ले लो कोई को भी दे रहा है, ठीक है सर। तो सच सप्लाई ऑफ सर्विस फुलफिल ऑल अदर कंडीशंस इन द डेफिनेशन ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस। और अगर ये बाकी एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस का बाकी के कंडीशन भी मेट कर दे, अब आप पूछेंगे सर एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस का कोई कंडीशंस है, यस हम ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, तब लॉ बोलता है ऐसे केस में प्लेस ऑफ सप्लाई लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट होगा। डायरेक्ट आंसर है, खत्म। सर फार्मा सेक्टर का R&D सर्विस अगर इंडिया से इंडिया के बाहर दिया तो सबसे बेस्ट लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट होगा पीओएस, खत्म, आंसर आ गया। नेक्स्ट, मेंटेनेंस रिपेयर ओवरऑल सर्विस इन रेस्पेक्ट ऑफ शिप एयरक्राफ्ट वेसल इंक्लूडिंग इंजन और पार्ट्स, उसका जो हम साथ साथ में ही सप्लाई दे देते हैं। सप्लाइड टू है, उनको रिपेयर करते हैं, मतलब सप्लाइड टू अ पर्सन फॉर यूज इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, मतलब कोई आदमी जो एयरक्राफ्ट वेसल ये सब के बिजनेस में है, शिप्स आना जाना ट्रांसपोर्टेशन वगैरह इसके बिजनेस में है, उन लोगों को अगर हमने मेंटेन करके दिया, रिपेयर करके दिया, ओवरऑलिंग सर्विस दी शिप एयरक्राफ्ट वेसल में, तब लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट होगा प्लेस ऑफ सप्लाई। इसको लर्न करिए। सीधा आंसर एक बार और क्लैरिफाई कर रहा हूं, फार्मा सेक्टर का R&D सर्विसेज अगर दिया गया, सप्लायर इंडिया का है और रिसिपिएंट इंडिया के बाहर का है, उस केस में अगर एक्सपोर्ट की सारी कंडीशन मेट होती है तो लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट होगा प्लेस ऑफ सप्लाई। और उसी तरह से अगर मेंटेनेंस रिपेयर ओवरऑल सर्विस हमने किसके रिलेशन में दिया, शिप्स एयरक्राफ्ट वेसल के रिलेशन में दिया, कोई भी आदमी को जो इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस के यूज में ले रहा है, तब सप्लाई, यहां पे भी आंसर लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट है। अब जनरल नोट है, कुछ क्लैरिफिकेशन CBIC का प्लेस ऑफ सप्लाई के अंदर, फटाफट करते हैं खत्म हो जाएगा। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द पोर्ट अथॉरिटीज टू इट्स क्लाइंट्स, सुनना, सर्विस प्रोवाइडेड बाय द पोर्ट अथॉरिटीज टू इट्स क्लाइंट। सर पोर्ट अथॉरिटी का मतलब जहां पर हमारे शिप्स आते हैं इंडिया के बाहर से, नॉर्मली वो लोग अपने क्लाइंट को सर्विस देते हैं, अगर तो इन रिलेशन टू कार्गो हैंडलिंग सर्विस, तब प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सच सर्विस विल बी डिटरमाइंड एज पर सेक्शन 12 to 13(2). ये नहीं भी लिखते तो हम यही करते, और कोई चॉइस ही नहीं हमारे पास, क्योंकि जनरल सबसेक्शन अगर कोई सप्लाई कहीं की भी कवर्ड नहीं है नीचे तो वो तो उसी में आती है ना, बस ये क्लैरिफिकेशन की तरह है। और वैसे एक और क्लैरिफिकेशन है, देखो क्या, सप्लायर इंडिया का है, रिसिपिएंट बाहर का है, और कंपोजिट सप्लाई दे रहा है, इज प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। अब सोचना, सप्लाई इंडिया का, रिसिपिएंट बाहर का, मतलब सेक्शन 13 की बात चल रही है, ये तो समझ गए होंगे ना, 13 में दोनों में से कोई भी एक बाहर है, तो सेक्शन 13 की बात चलिए, सप्लायर इंडिया का है, रिसिपिएंट बाहर का है। और इंडिया मतलब शॉर्ट में सोचो ना, TCS जैसी बड़ी कंपनियां इंडिया के बाहर की कंपनियों के लिए सॉफ्टवेयर बनाती है, आपको अच्छे से पता है। तो मान लो TCS सॉफ्टवेयर भी बनाती है और उस सॉफ्टवेयर को बनाने के बाद टेस्ट भी करती है। अब प्रॉब्लम क्या मैं बताता हूं, सेक्शन 13 के हिसाब से सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का POS क्या होगा। सर सेक्शन 13 का सबसेक्शन 3 से सेक्शन 13 तक तो कोई ऐसा पॉइंट है नहीं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट बोलकर, तो एक ही आएगा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, बताओ क्या, सेक्शन 13 सबसेक्शन 2 आएगा, तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सेक्शन 13(2) में चला जाएगा। बट अगर सॉफ्टवेयर डेवलप के साथ साथ छोटा मोटा सॉफ्टवेयर को टेस्ट भी करना पड़ता है डिलीवर करने से पहले, और हम चार्ज लेते हैं, तो वो टेस्टिंग सर्विस भी, अब डिबेट है किस में जाएगा। अब आप सीधा कहेंगे सर अगर टेस्टिंग वेस्टिंग सर्विस जो होती है वो चला जाता है सेक्शन 13 का सबसेक्शन 3 में, लॉ कहता है, जो क्लैरिफिकेशन है वो कहता है नहीं, सेक्शन 13 का सबसेक्शन 3 में वो फॉल नहीं करेगा, क्योंकि ये कंपोजिट सप्लाई है, और यहां पर कंपोजिट सप्लाई का मतलब सप्लाई चैप्टर, यहां पर प्रिंसिपल सप्लाई क्या है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, और उसका POS आप कैसे देख रहे हो, सेक्शन 13 का सबसेक्शन 2 से, तो एंटायर सर्विस का ही आप POS देखोगे सेक्शन 13 का 2 से। शॉर्ट कर देता हूं, एक लाइन में लिख देता हूं, आप वो लिख लो, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट ऑब्लिक डिजाइनिंग हम कर रहे हैं
साथ में हम अगर टेस्टिंग भी कर रहे हैं तो इसका पीओएस कैसे निकलेगा? सेक्शन 13 का सबसेक्शन 2 से। दैट्स इट, खत्म हो गया ये पैराग्राफ का फाइनल आंसर इतना ही है। बट ऐसा कब, वो लिखकर जरूर रख लेना, ऐसा कब? सप्लायर इंडिया का है, सप्लायर इंडिया और रिसिपिएंट आउटसाइड इंडिया। और याद रखना ये सर्विस जो, ये कंपोजिट सर्विस की तरह, कंपोजिट सप्लाई। चलो, आई होप आपको समझ आ गया, यही है। तो चलिए इस पार्ट में इतना ही लेते हैं, बाकी का पार्ट हम आगे की रिकॉर्डिंग में कवर करेंगे। सो आई होप यू एंजॉयड। स्टूडेंट्स, आई होप आपने प्लेस ऑफ सप्लाई चैप्टर बहुत अच्छे से रिवाइज कर लिया। अब मैं आता हूं आईजीएसटी का वैल्यूएशन रूल चैप्टर में। थोड़ा सा अटेंशन चाहिएगा। सर ये क्यों पढ़ा रहे हैं आप? देखो, मैंने आपको प्लेस ऑफ सप्लाई चैप्टर में बहुत जगह बताया था कि मैं वैल्यूएशन रूल में समझाऊंगा क्या होगा, वही सब समझाने के लिए आ गया हूं। क्या क्या अगर आपको जाना तो फटाफट में जान लो। एक तो 12 का सबसेक्शन 14 में मैंने बोला था गवर्नमेंट को अगर हम एडवर्टाइजमेंट सर्विस एक से ज्यादा स्टेट में देते हैं तो वैल्यू कैसे अलग होगी हर स्टेट में, क्योंकि प्लेस ऑफ सप्लाई हर स्टेट माना जाएगा जहां जहां सप्लाई दी गई। दूसरा, ध्यान से सुना, दूसरा इमोवल प्रॉपर्टी, इवेंट वाला सर्विस और टेलीकम्युनिकेशन सर्विस अगर एक से ज्यादा स्टेट में दिया गया तो वैल्यू कैसे अलग होगा वो पढ़ाऊंगा। उसके अलावा सेक्शन 13 का सबसेक्शन 3 परफॉर्मेंस बेस्ड, 4 इमोवल प्रॉपर्टी, 5 आपका इवेंट सर्विसेज, इवेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये सब में भी वैल्यू अगर एक से ज्यादा इवेंट हुआ तो कैसे अलग होगा या वगैरह वगैरह, ये सब यहां पढ़ाऊंगा। आ जाइए, आईजीएसटी वैल्यूएशन रूल्स, रीड विद प्लेस ऑफ सप्लाई चैप्टर, तो आपको क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले रूल 3, एडवर्टीजमेंट सर्विस जो गवर्नमेंट को दिया जा रहा है उसका वैल्यू कैसे अलग होगा। नंबर 1, सिनेमा हॉल में अगर सर्विस दिया गया, सर सिनेमा हॉल में गवर्नमेंट कब एडवर्टीजमेंट कराता है? मूवी स्टार्ट होने के सबसे पहले आप देखते हो बीमार आदमी दिखाई जाते हैं, सिगरेट पीते हैं वगैरह पीते हैं, तो वो बोलते हैं आपके फेफड़े से निकलेगा इतना टार की क्या क्या वगैरह वगैरह, तो यू नो दैट वही सब एडवर्टीजमेंट तो गवर्नमेंट करवाता है। अक्षय कुमार के एड्स भी आपने देखे होंगे और भी कुछ एक्टर्स के, वो सारे एड्स। अगर सिनेमा हॉल में गवर्नमेंट एडवर्टीजमेंट कराता है तो वैल्यू कैसे अलग होगा? आपको कुछ नहीं करना, ये अपने आप सप्लायर और रिसिपिएंट करेगा। मतलब सर हमको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ नहीं करना, क्योंकि लॉ ने वर्ड ही ऐसा लिखा है, अमाउंट पेएबल टू सिनेमा हॉल इन अ स्टेट, हर स्टेट में जितने सिनेमा हॉल है उनको जो अमाउंट पेएबल हुआ बस वही स्टेट वाइज वैल्यू अलग अलग माना जाएगा। इसका मतलब हमको मेहनत ही नहीं करनी, अमाउंट पेएबल ही डिसाइड करेगा, वैल्यू ऑफ सप्लाई अलग अलग। दूसरा, न्यूज़पेपर और पब्लिकेशन में अगर गवर्नमेंट ने एडवर्टीजमेंट करवाया तब, तो हर स्टेट में जितने भी एडिशन ऑफ न्यूज़पेपर पब्लिश हो रहे हैं उन न्यूज़पेपर, उस एडिशन का जो अमाउंट पेएबल होगा बस वही होगा वैल्यू ऑफ सप्लाई इन ईच स्टेट। तो यहां पे भी हमको एज ए स्टूडेंट आपको मेहनत नहीं करनी, अमाउंट पेएबल ही होगा। जो हर एक एडिशन में जो अमाउंट पेएबल आ रहा है इस एक एक स्टेट का वो टोटल कर लो, स्टेट वाइज अलग हो जाएगा वैल्यू। नेक्स्ट, रेडियो स्टेशन, यहां पे भी सेम, एक स्टेट में जितने भी रेडियो स्टेशन को अमाउंट पेएबल जा रहा है वो तो एक ही जाएगा नॉर्मली, तो क्योंकि एक स्टेट में तो एक ही रेडियो स्टेशन होता है, तो उसको जो भी पेमेंट जा रहा है वो अमाउंट होगा। तो अमाउंट पेएबल टू रेडियो स्टेशन विद रेस्पेक्ट टू स्पेसिफिक स्टेट हो गया अलग, अमाउंट पेएबल यहां पे भी। तीनों पॉइंट में आप कॉमन देखना अमाउंट पेएबल ही आया, और चौथे पॉइंट में भी ऐसा ही कुछ है। होर्डिंग एक्सेप्ट ऑन ट्रेन, ट्रेन होर्डिंग के अलावा अगर रास्ते में वगैरह में होर्डिंग लगवाती है गवर्नमेंट आपसे तो वैल्यू कैसे अलग होगा? लॉ कहता है हर स्टेट में होर्डिंग का जितना पैसा दिया गया हर स्टेट का वैल्यू ऑफ सप्लाई वही होगा, तो अमाउंट पेएबल यहां पे भी है। तो पहला 4 में तो खाली अमाउंट पेएबल याद कर लो, हो गया वैल्यू अलग अलग, जो अमाउंट पेएबल है वही अमाउंट होगा वैल्यू ऑफ सप्लाई इन ईच स्टेट। चलिए अब आगे आते हैं, 5, 6, 7, 8 इनमें थोड़ी मेहनत है, प्रोपोर्शन हमको करना होगा, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। मतलब बैक ऑफ यूटिलिटी बिल लाइक इलेक्ट्रिसिटी बिल, तो अमाउंट पेएबल, सर अमाउंट पेएबल आ गया, यहां पे भी रुक जाओ, रुको जरा, फॉर द एडवर्टीजमेंट ऑन बिल्स pertaining to consumers having billing address in each such state or union territory, हर स्टेट में जो कंज्यूमर का बिलिंग एड्रेस है उस बिलिंग एड्रेस के बेसिस पर जो एडवर्टीजमेंट जा रहा है उसका जो अमाउंट पेएबल होगा वो होगा आपका वैल्यू ऑफ सप्लाई। वैसे तो ये भी क्वेश्चन यहां से प्रैक्टिकल नहीं आएगा, फिर भी अगर आया तो वो वैल्यू कैसे अलग होगी, तो नॉर्मली वो अमाउंट पेएबल कैसे निकालेंगे, नॉर्मली जितने टोटल नंबर ऑफ कंज्यूमर है जिनको बिल जा रहा है उस रेशियो में नॉर्मली, बट हमको ये नहीं पूछा जाएगा क्योंकि ऐसा कुछ लॉ ने बोला नहीं। आगे बढ़ता हूं, प्रिंटेड मटेरियल में वैल्यू कैसे अलग होगी, ये सबसे सिंपल है सर, जिस स्टेट में जितने प्रिंटेड मटेरियल डिस्ट्रीब्यूट हुआ उस रेशियो में हम वैल्यू अलग कर देंगे। तो ये पहला पॉइंट है जहां अमाउंट पेएबल वर्ड नहीं है, रेशियो ऑफ प्रिंटेड मटेरियल्स, बस ये एक वर्ड याद कर लो आपका काम हो गया। ट्रेन्स,
जैसे मान लो गुवाहाटी रेलवे स्टेशन से लेकर दिल्ली रेलवे स्टेशन तक ट्रेन जाती है, तो रास्ते में एडवर्टीजमेंट दिखता है अगर ट्रेन में कुछ चिपकाया हुआ है स्टिकर वगैरह, तो अब आप ध्यान से सोचिए, ट्रेन का ट्रैक का किलोमीटर गुवाहाटी रेलवे स्टेशन से दिल्ली रेलवे स्टेशन का गवर्नमेंट को अच्छे से पता, इवन आपको गूगल में मिल जाएगा। तो सवाल ये है, ये जो ट्रैक का डिस्टेंस है, ये अलग अलग स्टेट में कितना ट्रैक फैला हुआ है वो निकाल लो और उस रेशियो में वैल्यू अलग कर दो। देखो यहां क्या लिखा हुआ है, रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ रेलवे ट्रैक, रेलवे ट्रैक का लेंथ के बेसिस पे डिवाइड होगा वैल्यू। हर स्टेट में जितना रेलवे ट्रैक का लेंथ आ रहा है उस बेसिस पे। जैसे गुवाहाटी से दिल्ली जब ट्रेन जाती है तो असम स्टेट भी आता है उसमें, उसके बाद बंगाल आता है, उसके बाद बिहार आता है, ध्यान से सुनना, उसके बाद यूपी आता है और फिर यूटी ऑफ दिल्ली आता है। तो ये जितने भी स्टेट्स आए हैं, इन सब स्टेट में वो जो ट्रेन गुजरी है उसका जितना जितना ट्रैक का लेंथ है, वो ट्रैक का लेंथ जो है उस रेशियो में वैल्यू ऑफ सप्लाई डिवाइड होगा। नेक्स्ट आपका है रेलवे टिकट्स। यहां पर आपको ये लगेगा सर रेलवे टिकट्स का रेशियो, नहीं ऐसा नहीं है, लॉ ने क्या लिखा वो देखो, रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ रेलवे स्टेशन इन ईच स्टेट फ्रॉम वेयर टिकट्स आर सोल्ड। कोई पर्टिकुलर एडवर्टीजमेंट गवर्नमेंट, मान लो असम स्टेट और वेस्ट बंगाल स्टेट में करा रहा है, दो ही स्टेट लो, एक बार असम एंड वेस्ट बंगाल स्टेट में गवर्नमेंट कोई पर्टिकुलर एडवर्टीजमेंट करा रहा है रेलवे से टिकट के पीछे। अब पता करो असम में कितने रेलवे स्टेशन है जहां से इस तरह की टिकट इश्यू होती है, और सेम वेस्ट बंगाल में भी पता करो, तो जितने रेलवे स्टेशन है उस रेशियो पर वैल्यू अलग होगा। दैट्स इट, इज एज सिंपल एज दैट। आगे बढ़ता हूं। अब आया थोड़ा सा मैथमेटिक्स, मतलब जहां से क्वेश्चन प्रैक्टिकल आ सकता है। टेलीविजन चैनल्स, एसएमएस एडवर्टीजमेंट गवर्नमेंट ने कराया टेलीविजन चैनल्स पर या एसएमएस पर या इंटरनेट पर। इंटरनेट के लिए पहले एक लाइन अभी से ही लर्न करके रख लो, इंटरनेट के केस में माना जाएगा सप्लाई ऑल ओवर इंडिया हुई है, ये याद रखना, सप्लाई ऑल ओवर इंडिया मानी जाएगी। सर इसका मतलब है इंडिया में जितने स्टेट और यूनियन टेरिटरी है सब में प्लेस ऑफ सप्लाई आएगा इंटरनेट के केस में। यस, अगर गवर्नमेंट ने इंटरनेट पर कोई भी एडवर्टीजमेंट कराया तो माना जाएगा गवर्नमेंट ने वो एडवर्टीजमेंट सर्विस इंडिया के सारे स्टेट और यूनियन टेरिटरी में लिया, इसका मतलब उसका प्लेस इंडिया का हर स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी आएगा। वैल्यू कैसे अलग करना वो मैं बताऊंगा। बाकी टेलीविजन चैनल और एसएमएस के केस में तो जिस जिस स्टेट में सर्विस ली गई वो स्टेट ही आएगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब कैलकुलेशन कैसे होगा, देखो आपको भी पता है ये चीज की क्या होने वाला है। सर टेलीविजन के केस में बार काउंसिल है इंडिया का, BARC, वो व्यूअरशिप फिगर देता है। वो व्यूअरशिप फिगर के बेसिस पर स्टेट के हर स्टेट का जितना व्यूअरशिप फिगर्स है उस रेशियो में वैल्यू अलग कर लो। आई नो आप यही कहेंगे। सर सिमिलरली एसएमएस के केस में इंटरनेट सब्सक्राइबर का जो रेशियो है हर स्टेट में यूजर्स का, उस रेशियो में वैल्यू डिवाइड हो जाएगा। आई नो लॉजिकली आप करेक्ट हो, ऐसे ही होगा, लेकिन देखो प्रॉब्लम क्या हो बताता हूं। एक बार के लिए मैं समझने के लिए 5 स्टेट का एग्जांपल लूंगा। स्टेट 1, स्टेट 2, स्टेट 3, 4, 5 का कंबाइंड डेटा है हमारे पास, अलग अलग डेटा नहीं है। तो 5 स्टेट लिया मैंने, स्टेट 1, स्टेट 2, स्टेट 3, 4, 5 कंबाइंड। सर ये कंबाइंड क्या होता हमको नहीं समझा, अभी समझ जाएगा, रुको जरा। पहले स्टेट 1 का आपको क्या चाहिए, व्यूअरशिप या सब्सक्राइबर फिगर, वो मान लो अवेलेबल है। व्यूअरशिप होगा टेलीविजन के केस में, सब्सक्राइबर होगा एसएमएस या इंटरनेट के केस में। स्टेट 2 का भी आपके पास व्यूअरशिप या सब्सक्राइबर फिगर्स है, इसको बोलेंगे हम एक बार फिगर 2। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई, स्टेट 3, 4, 5 का जो व्यूअरशिप या सब्सक्राइबर का फिगर है वो कंबाइंड अवेलेबल है। मतलब बार काउंसिल या इंडिया का जो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ट्राई है, उन लोगों ने हमको कंबाइंड फिगर दिया 3 स्टेट का, बोला अलग अलग डेटा नहीं है हमारे पास। तब हम कैसे अलग अलग करेंगे, लॉ कहता है इन तीनों स्टेट का जो व्यूअरशिप फिगर है उसको आप पॉपुलेशन के रेशियो में अलग कर लो। सर किस रेशियो में, पॉपुलेशन के रेशियो में अलग कर लो। किस रेशियो में, देख लो, पॉपुलेशन के रेशियो में अलग अलग कर लो। तो इसका मतलब स्टेट 3 का भी व्यूअरशिप फिगर मिल गया, स्टेट 4 का भी मिल गया, स्टेट 5 का भी मिल गया। और मेरा एग्जांपल एक बार 5 स्टेट का, तो पांचों स्टेट का आपके पास या तो व्यूअरशिप फिगर या सब्सक्राइबर फिगर मिल गया, टेलीविजन चैनल के केस में भी और एसएमएस के केस में भी। इंटरनेट के केस में भी होगा, बट उसमें 5 स्टेट का एग्जाम्पल नहीं ले पाऊंगा मैं, हर स्टेट का लेना पड़ेगा क्योंकि वो माना जाता है सर्विस ऑल ओवर इंडिया दी गई। तो चलो ये ले लिया। अब जो फिगर्स आए हैं इस रेशियो में आप वैल्यू ऑफ सप्लाई को डिवाइड कर दो, हो गया, यही लिखा है और कुछ नहीं। एक डिबेट जरूर आपका बच गया, टेलीविजन चैनल के केस में जो व्यूअरशिप फिगर है सर, वो व्यूअरशिप फिगर कब का लेना है, लास्ट क्वार्टर, पिछला क्वार्टर जो बीता है उसका लास्ट वीक का फिगर होना चाहिए। उसके बाद एसएमएस या एसएमएस के केस में जो टेलीकॉम सब्सक्राइबर का डेटा वो कब का लेना है, लास्ट क्वार्टर का लेना है, जो ट्राई देगा लास्ट क्वार्टर का। ऊपर वाला था लास्ट क्वार्टर का लास्ट वीक, ये है लास्ट क्वार्टर।
और इंटरनेट के केस में जो टेलीकॉम सब्सक्राइबर का डेटा चाहिए वो कब का लेना, वो प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का लास्ट क्वार्टर है, पिछले साल का लास्ट क्वार्टर, नॉट करंट ईयर का जो लास्ट क्वार्टर है, पिछले साल का लास्ट क्वार्टर। ये फिगर्स आपको चाहिए, थोड़ा लर्निंग कर लेना। ये पॉइंट ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, इसमें दम नहीं है। अब आइए आगे बढ़ते हैं। इन ऑल द अबव केसेस द एडवर्टीजर इशू सेपरेट स्टेट और यूनियन टेरिटरी वाइज इनवॉइसेस। ऊपर के हर केस में एडवर्टीजर आपको स्टेट वाइज या यूनियन टेरिटरी वाइज अलग अलग बिल इशू करेगा। सर एक बार फटाफट में अगर आप पूरा रिवाइज कर दे तो हमारे लिए बड़ा अच्छा होगा, तो चलो करते हैं फटाफट। देखो, सिनेमा हॉल में एडवर्टीजमेंट हुआ, न्यूज़पेपर में हुआ, रेडियो स्टेशन में, और होर्डिंग एनीवेयर एक्सेप्ट ऑन ट्रेन। तो ये चार केस में तो जो अमाउंट पेबल है फॉर द रेस्पेक्टिव स्टेट, उस बेसिस पे ही स्टेट का वैल्यू निकलेगा ऑफ सप्लाई का। उसके बाद यूटिलिटी बिल के बैक में भी सेम अमाउंट पेबल विद रेस्पेक्ट टू कंज्यूमर्स हैविंग बिलिंग एड्रेस इन ईच स्टेट, उस बेसिस पे। तो इनमें तो अमाउंट पेबल का ही लॉजिक और कुछ नहीं है। बट प्रिंटेड मटेरियल में रेशियो ऑफ प्रिंटेड मटेरियल, ट्रेन के केस में रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ ट्रेन रेलवे ट्रैक, और रेलवे टिकट्स के केस में रेशियो ऑफ नंबर ऑफ रेलवे स्टेशन जहां से टिकट बेची जा रही है हर एक स्टेट में, इस रेशियो में डिवाइड करना है वैल्यू। और ये वाला तो अभी बता दिया, तो आपको ये जानने की जरूरत नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। आइए रूल 4 में, वैल्यू ऑफ सर्विसेज वेयर इमूवेबल प्रॉपर्टी इज लोकेटेड इन मोर देन वन स्टेट एंड वेयर द लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड द रिसिपेंट इज इन इंडिया। देखो, अगर आपको याद नहीं है तो मुझे गुस्सा करना चाहिए था, बट आप लाइव हो नहीं तो किस पे गुस्सा करूं? जो लोग ऑनलाइन सुन रहे हैं उनको कह रहा हूं। तो आई होप आपको ये पता है कौन सा सबसेक्शन की मैं बात कर रहा हूं। सेक्शन 12 सबसेक्शन 3 इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो वो पता होना चाहिए आपको, बिना देखे, देख के तो कोई भी बोल देगा। उस सबसेक्शन में भी था इमूवेबल प्रॉपर्टी की सर्विस अगर एक से ज्यादा स्टेट में दी गई तो हर स्टेट में होगा प्लेस ऑफ सप्लाई। अब हर स्टेट का वैल्यू ऑफ सप्लाई अलग कैसे करेंगे? लॉ कहता है, हम बताते हैं। देखो, नंबर 1, अगर एकोमोडेशन सर्विसेज है, मतलब होटल वोटल गेस्ट हाउस में रुकने वाली सर्विस, तब लॉ कहता है होटल इन एटसेट्रा एंड इट्स एंसिलरी, मतलब उससे जुड़ी हुई कोई भी सर्विस, उसका वैल्यू कैसे अलग होगा? अगर प्रॉपर्टी सिंगल प्रॉपर्टी है और लोकेटेड इन 2 और मोर स्टेट एंड और यूटी है, मतलब सिंगल प्रॉपर्टी ही 2 स्टेट में लोकेटेड है, मतलब ऐसा कब हो सकता है? बॉर्डर की प्रॉपर्टीज। तो जो बॉर्डर में रहेंगी प्रॉपर्टीज, वो इनका वैल्यू कैसे अलग होगा? एरिया के बेसिस पर। मतलब मान लो मैंने इस तरह की प्रॉपर्टी में 5 रूम बुक कराए, तो पांचों रूम बुक का जो मेरा वैल्यू है, वो वैल्यू को इन लोगों को 2 अलग अलग बिल बनाने पड़ेंगे एरिया के हिसाब से। प्रॉपर्टी का एरिया का जो स्क्वायर फीट है जिस स्टेट में जितना फॉल करे उस बेसिस पर। फॉर एग्जाम्पल स्टेट 1 स्टेट 2, मान लेते हैं असम एंड अरुणाचल प्रदेश 2 स्टेट है और दोनों के बीच में कोई होटल है, तब असम स्टेट में जितना होटल का एरिया है और अरुणाचल प्रदेश में जितना होटल का एरिया, उस बेसिस पर होटल क्या करेगा? अपने मंथली बिल्स का टोटल करेगा और उनमें जिस रेशियो में उनका एरिया, उस रेशियो में दोनों वैल्यू को डिवाइड करके दोनों स्टेट में जीएसटी पे कर देगा। इन ऑल अदर केसेस, सर व्हाट डू यू मीन बाय ऑल अदर केसेस? ऑल अदर केसेस का मतलब 2 स्टेट में होटल कंबाइंड नहीं है, सर्विस एक से ज्यादा स्टेट में मैंने दी है, बट 2 स्टेट में एक कंबाइंड होटल नहीं है। सर एग्जांपल टाटा ग्रुप ले लीजिए। अब ताज होटल इंडिया में बहुत जगह, आपने मैं मान लो ताज होटल का ताज होटल का मैनेजर हूं, आपने मुझे फोन किया और बोला हमें 5 स्टेट में रूम बुक करने हैं, तो पांचों स्टेट का मैंने सिंगल अमाउंट बता दिया आपको। अब वैल्यू पांचों स्टेट का तो अलग अलग होगा क्योंकि पांचों का प्लेस ऑफ सप्लाई अलग अलग है, तब वैल्यू अलग कैसे करेंगे? नंबर ऑफ नाइट स्टे के बेसिस पर, जिस स्टेट में जितना नाइट स्टे हुआ उस बेसिस पर। देखो, नंबर ऑफ नाइट स्टे, नाइट याद कर लो, हो जाएगा एक बार। नेक्स्ट, हाउस बोट वेसल एंड इट्स एंसिलरी सर्विस। हाउस बोट में अगर ट्रेवल करते हो तब वैल्यू कैसे अलग होगी? सर यहां पर हाउस बोट तो चलते रहता है, तो वैल्यू अलग होने का एक ही तरीका, टाइम स्पेंट। तो देखो, टाइम स्पेंट के बेसिस पर जिस स्टेट में हाउस बोट में आप जितना समय बिताया उस बेसिस पर वैल्यू अलग होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट, ऑल अदर सर्विसेज इन रिलेशन टू इमूवेबल प्रॉपर्टी, मतलब एकोमोडेशन के अलावा, एकोमोडेशन के ये 2 केस के अलावा इसमें एक और एकोमोडेशन का केस है, जैसे फंक्शन वगैरह कराने के लिए भी आप एकोमोडेशन सर्विस लेते हैं, भवन वो सब आ जाएगा। और उसके अलावा इमूवेबल प्रॉपर्टी की कोई भी सर्विस, कंस्ट्रक्शन, इंटीरियर, आर्किटेक्ट, कोई भी सर्विस, वो सब आ जाएगा इसमें। ऑल अदर सर्विस का वैल्यू कैसे अलग करना है? एरिया ऑफ द इमूवेबल प्रॉपर्टी के बेसिस पर, हर स्टेट में जितना है, जिस स्टेट में जितना इमूवेबल प्रॉपर्टी का एरिया उन सबको टोटल करो और फिर पर्टिकुलर स्टेट का एरिया को ऊपर लिखो और मल्टीप्लाई वैल्यू ऑफ सर्विस करो, उस स्टेट का वैल्यू आ जाएगा और ऐसे ही बाकी स्टेट का वैल्यू निकालना आपको। ये पार्ट डन है। सर एक बार और रिवाइज करा दीजिए, फटाफट कराता हूं, ध्यान से सुनो। एकोमोडेशन सर्विसेज जो होती है होटल वोटल वाली, वो सब केस में वैल्यू कैसे अलग होगा? अगर एक ही प्रॉपर्टी 2 स्टेट में लोकेटेड है तो एरिया बेसिस पर वैल्यू अलग करना है, और अगर
अलग अलग प्रॉपर्टी अलग अलग स्टेट में बट सिंगल वैल्यू चार्ज हुआ तब नाइट स्टे के बेसिस पर, हाउस बोट वगैरह के केस में टाइम स्पेंड के बेसिस पर, और एनी अदर केस इमूवेबल प्रॉपर्टी का हुआ तो भी एरिया के बेसिस पर। तो ये 4 वर्ड आपको याद करने। आगे बढ़ता हूं, रूल 5, वैल्यू ऑफ सर्विस वेयर इवेंट इज ऑर्गेनाइज्ड इन मोर देन वन स्टेट एंड वेयर द लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड रिसिपेंट इज इन इंडिया। आई होप आपको बिना देखे याद आया है। सर प्लेस ऑफ सप्लाई का सेक्शन 12, क्योंकि रिसिपेंट सप्लायर एक ही स्टेट में है, और वहां पर सेक्शन 12 का सबसेक्शन याद करिए 5, 6, 7 कौन सा, देख लीजिए 7। क्यों बताओ? क्योंकि ये इवेंट एंट्री नहीं है, मैंने नहीं बोला इवेंट का एंट्री या एडमिशन, इवेंट ऑर्गेनाइज्ड, तो 12 का सबसेक्शन 7 नॉट 6। चलिए, इन द एब्सेंस ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट वैल्यू निकाला जाएगा एज पर गैप। हो गया। रूल 6, कैसे वैल्यू अलग हो? वेयर लीज सर्किट इज इंस्टॉल्ड इन मोर देन वन स्टेट एंड वेयर द लोकेशन सप्लायर एंड रिसिपेंट इज इन इंडिया। अगेन सेक्शन 12 का सबसेक्शन, ये तो पता है 11 अलग से था, तो 11 उसके अंदर अगर लीज सर्किट मतलब आप एक तरह से लैंड समझ लिया, लैंड का कनेक्शन आपने लिया 3 स्टेट में, एक ही कंपनी से 3 स्टेट में लैंड का कनेक्शन लिया, और हो सकता है वो कनेक्शन जब आपने पूरा वायर लगवाया तो 4 स्टेट से होके गुजरा, मुझे फर्क नहीं पड़ता, पॉइंट्स लैंड का कनेक्शन जो मैंने लिया वो 3 स्टेट में लिया, लेकिन 2 स्टेट के बीच में एक स्टेट का गैप पड़ रहा था तो वहां से वायर को गुजारना पड़ा, उससे मुझे क्या फर्क पड़ रहा है? लिया मैंने 3 स्टेट में लैंड कनेक्शन, मान लो एग्जांपल के तौर पे, तब वैल्यू कैसे अलग होगा? देखो लॉ ने एकदम क्लियरली बताया, अगर कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट मिसिंग है तब वैल्यू निकाला जाएगा। सीधा देख लो, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ लीज सर्किट कनेक्शन पॉइंट्स इन ईच स्टेट। हर स्टेट में मैंने जितने भी कनेक्शन पॉइंट्स लिए उस बेसिस पे, मान लो वेस्ट बंगाल, बिहार और दिल्ली का यूनियन टेरिटोरी, 3 स्टेट में मैंने जियो फाइबर कनेक्शन लिया है या एयरटेल गीगा फाइबर लिया है, जो भी है, एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर लिया मैंने 3 स्टेट में। तो अब और मान लो बीच में यूपी भी आता, बट यूपी में मैंने कनेक्शन नहीं लिया, तो यूपी को तो आप इग्नोर करो, बाकी जो 3 स्टेट है उसमें हर स्टेट में पता करो कितने कनेक्शन पॉइंट लिए। मान लो वेस्ट बंगाल में 3 कनेक्शन पॉइंट है, बिहार में 2 है और दिल्ली में 5 है, तो 3, 2 और 5 के रेशियो में वैल्यू को अलग कर दो, हो गया। नेक्स्ट, रूल 7, वैल्यू ऑफ सर्विसेज वेयर सर्विसेज आर परफॉर्म्ड, याद आ रहा है? परफॉर्मेंस बेस्ड सर्विस सेक्शन 13 का सबसेक्शन 3, रीड विद 7 वो ठीक है, बट 13 का सबसेक्शन 3 क्या कहता है कि परफॉर्मेंस बेस्ड सर्विस में वैल्यू कैसे अलग करनी है। मतलब कोई पर्टिकुलर गुड्स को फिजिकली देना है और उस पर अलग अलग स्टेट में हो सकता है हम सप्लाई ले रहे हैं, या कोई पर्सन को प्रेजेंट होना पड़ेगा अलग अलग स्टेट में सप्लाई लेने के लिए। परफॉर्मेंस बेस्ड सर्विस अगर याद नहीं आ रहा तब ये पॉइंट नहीं समझ आएगा, तो याद होना चाहिए आपको। कैसे वैल्यू अलग होगा? अगर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट मिसिंग है तब लॉ कहता है नंबर ए, अगर सेम गुड्स पर अलग अलग स्टेट में सर्विस दी गई तब कुछ नहीं करना है, इक्वली वैल्यू को डिवाइड कर लो। देखो इक्वल डिवाइड, बस बोल्ड वर्ड पढ़ा, रेड वर्ड पढ़ा, खत्म किया, इक्वली डिवाइड कर लो हर स्टेट में वैल्यू। 3 स्टेट में एक ही गुड्स पर 3 स्टेट में रिपेयर हुआ तो जितना भी टोटल रिपेयर का चार्ज है उसको इक्वली तीनों स्टेट में डिवाइड कर दो। नेक्स्ट, सर्विसेज सप्लाइड ऑन डिफरेंट गुड्स, अब अलग अलग गुड्स पर 3 स्टेट ही ले रहा हूं एक बार एग्जांपल के तौर पे, और 4-5 टाइप का गुड्स है जिसमें हर स्टेट में सर्विस दिया गया है। जरूरी नहीं है एक गुड्स में 3 स्टेट में सर्विस दिया गया, बट मान लीजिए 4 टाइप का गुड्स है और स्टेट है 3, उसमें से 3 ऐसे गुड्स है जिसको स्टेट 1 में सर्विस दी गई, 2 ऐसे गुड्स है जिसमें स्टेट 2 में सर्विस दी गई, और 2 और ऐसे गुड्स है जिसमें स्टेट 3 में भी सर्विस दी गई। तो अब वैल्यू कैसे अलग करना है? लॉ बोलता है स्टेट 1 में कितने गुड्स थे? 3, तीनों का इनवॉइस वैल्यू का टोटल लगा लो। स्टेट 2 में कितने गुड्स पर सर्विस दी गई? 2, दोनों गुड्स का आप इनवॉइस वैल्यू का टोटल लगा लो। और स्टेट 3 में कितने गुड्स है टोटल? 2, तो उन दोनों गुड्स का मतलब 2 नंबर ऑफ गुड्स है, तो दोनों का जो इनवॉइस वैल्यू का मतलब जो ओरिजिनल गुड्स का परचेज प्राइस है उसका टोटल लगा लो। लगा लिया। अब जो टोटल वैल्यू है इन तीनों को एक जगह ऐड कर लो, तो डिनोमिनेटर में तो तीनों का टोटल जाएगा और न्यूमरेटर में एक एक स्टेट का आप इनवॉइस वैल्यू लो उन गुड्स का, मल्टीप्लाई करो, वैल्यू ऑफ सर्विस इक्वल करोगे तो आंसर आ जाएगा। देखो रेशियो ऑफ द इनवॉइस वैल्यू ऑफ गुड्स इन ईच स्टेट, जहां जहां सर्विस हुई उस बेसिस पे आप वैल्यू को अलग करोगे। आई होप समझ गया है। सर एक बार और बता दीजिए, ये तो चाहो तो आप बैक करके सुन लो, बट फटाफट बता रहा हूं। 4 टाइप के गुड्स और स्टेट 3 है, उनमें से कोई भी 3 गुड्स का सर्विस पहले स्टेट में दिया गया, कोई भी 2 गुड्स पर सर्विस सेकंड स्टेट में दिया गया और रिमेनिंग 2 गुड्स पर सर्विस थर्ड स्टेट में दिया गया। तो
फर्स्ट स्टेट में 3 गुड्स थे, तीनों का इनवॉइस वैल्यू का टोटल करो, वैसे सेकंड स्टेट में करो, वैसे थर्ड स्टेट में करो। अब जो टोटल इनवॉइस वैल्यू ऑफ फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट आया, इन सबका टोटल लगाकर डिनोमिनेटर में लिख दो। अब न्यूमरेटर में स्टेट 1 का गुड्स का इनवॉइस वैल्यू लिखो, मल्टीप्लाई वैल्यू ऑफ सर्विस, प्रोपोर्शनेट वैल्यू ऑफ स्टेट 1 आ जाएगा। सेम इसी मैनर में आप स्टेट 2 स्टेट 3 का वैल्यू निकालोगे। नेक्स्ट पॉइंट नंबर सी, सर्विसेज सप्लाई टू इंडिविजुअल्स। ये इस बार गुड्स नहीं है, इंडिविजुअल को सर्विस दी गई अलग अलग स्टेट में, तो वैल्यू कैसे अलग करना है? लॉ बोलता है गैप के हिसाब से करो। इंडिविजुअल हमारे बस की बात नहीं है, ऐसा सोच लो, और कुछ नहीं है, याद ही तो करना है। लास्ट इस पार्ट का रूल 8 and 9, वैल्यू ऑफ सर्विस वेयर इमोल प्रॉपर्टी इज लोकेटेड और इवेंट इज हेल्ड इन मोर देन वन स्टेट वेयर द लोकेशन ऑफ सप्लायर और रिसिपेंट इज आउटसाइड इंडिया। मतलब इस बार सेक्शन 12 की बात नहीं कर रहा हूं, 13 की बात कर रहा हूं। 13 का कौन सा सबसेक्शन? 4 इमोल प्रॉपर्टी, और 13 का सबसेक्शन 5 इवेंट ऑर्गेनाइजेशन, इस दो की बात कर रहा हूं। तो ये एक से ज्यादा स्टेट पे दिया गया इंडिया में, तो वैल्यू कैसे अलग होगा? लॉ कहता है जो ऊपर मैंने अभी अभी सेक्शन 12 के लिए बताया वैसे ही 13 के लिए होगा, यही लिखा हुआ है। सर ऊपर कहां था? ये रहा, ये इमोल प्रॉपर्टी का और ये इवेंट का, ये है। आई होप आपको क्लियर है ये पार्ट। तो दैट्स इट। अब इसके बाद जो पढ़ाऊंगा वो इसी टॉपिक के साथ पढ़ा रहा हूं, बट वो एकदम एंड में लूंगा। इस सेशन में मैं आपको खत्म करवाऊंगा इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट सप्लाई का मीनिंग। सर ये तो हमको पता है, इंटर स्टेट मतलब 2 स्टेट के बीच में, या एक स्टेट एक यूनियन टेरिटरी के बीच में, और इंट्रा स्टेट का मतलब विद इन द स्टेट 2 सप्लायर एंड रिसिपेंट के बीच में। यस यू आर राइट, बट इसको अब मैं प्रॉपर लैंग्वेज में बताऊंगा क्योंकि आप गलत हो सकते हैं। सर कैसे? बताता हूं। सेक्शन 7 ऑफ द नॉट सीजीएसटी एक्ट, फिर आईजीएसटी एक्ट आया, फोकस कर लो। तो सेक्शन 7 ऑफ द आईजीएसटी एक्ट, इंटर स्टेट सप्लाई, फॉलोइंग शैल बी ट्रीटेड एज इंटर स्टेट सप्लाई नंबर 1 and 3। सर ये सबसेक्शन और सेक्शन यहाँ याद करना, कुछ याद नहीं करना, मैंने अपने हिसाब से लिखा, आपको वो सब जाना नहीं, सीधा काम की बात करते हैं। चाहे गुड्स हो चाहे सर्विस हो, कोई की चीज की सप्लाई हो, सप्लायर का लोकेशन एंड प्लेस ऑफ सप्लाई, ये जो 2 चीज है। सप्लायर और रिसिपिएंट का लोकेशन मैंने नहीं बोला, सप्लायर का लोकेशन एंड प्लेस ऑफ सप्लाई। थोड़ी बात पर गौर करो बेटा। सप्लायर का लोकेशन एंड प्लेस ऑफ सप्लाई एज पर सेक्शन 10 and 12 ऑफ द आईजीएसटी एक्ट। अभी भी आप ध्यान नहीं दे रहे, मैं 11 और 13 की बात नहीं कर रहा हूं। 11 या सेक्शन 13 यहां नहीं है, काट दो लिखकर। आईजीएसटी एक्ट का सेक्शन 10 और 12 की बात कर रहा हूं। मतलब 10 था अदर देन इंपोर्ट एक्सपोर्ट गुड्स का केस का प्लेस ऑफ सप्लाई, याद है ना, और 12 है सर्विस का प्लेस ऑफ सप्लाई, जहां पर रिसिपेंट सप्लायर दोनों इंडिया में है। वो दोनों के हिसाब से अगर सप्लायर का लोकेशन और प्लेस ऑफ सप्लाई का लोकेशन अगर 2 अलग अलग स्टेट है, और अगर कोई एक स्टेट है एक यूनियन टेरिटरी है, तब होगा ये इंटर स्टेट सप्लाई। सर इसका मतलब अब जाके हमको क्लियर हुआ, इंटर स्टेट सप्लाई का मतलब ये नहीं होता कि सप्लायर अलग स्टेट में रिसिपेंट अलग स्टेट में, ये गलत है लॉजिक। इंटर स्टेट सप्लाई का मतलब ये होता है सप्लायर एक स्टेट में और प्लेस ऑफ सप्लाई अलग स्टेट में, तब होता है ये इंटर स्टेट सप्लाई। और वो भी सप्लायर एक स्टेट में और प्लेस ऑफ सप्लाई जो मैं बोल रहा हूं अलग स्टेट में। ये जो प्लेस ऑफ सप्लाई है ये किससे निकलेगा? सेक्शन 10 या 12 ऑफ द आईजीएसटी एक्ट से। तो वैसे जज करना है, तब जाके होगा यहां पर इंटर स्टेट सप्लाई। नेक्स्ट 2 and 4, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस इंपोर्टेड इनटू टेरिटरी ऑफ इंडिया। मतलब गुड्स या सर्विस को अगर आपने इंडिया में इंपोर्ट किया तो वो भी होगा इंटर स्टेट सप्लाई। मतलब इंपोर्ट इंटर स्टेट सप्लाई होता है। ये तो एक वर्ड से ही खत्म। ऊपर वाला भी देखो ना, रेड वर्ड आप पढ़ लो, खत्म है। सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई डिफरेंट स्टेट्स होगा, देखो डिफरेंट स्टेट्स होगा, या एक स्टेट एक यूटी होगा, तो ये इंटर स्टेट है। इंपोर्ट वाला गुड्स का हो चाहे सर्विस का हो, इंपोर्ट का केस इंटर स्टेट है। और लास्ट केस गुड्स और सर्विस और बोथ दोनों का केस कुछ भी हो, व्हेन द सप्लायर इज लोकेटेड इन इंडिया। सप्लायर कहां का? इंडिया का है। प्लेस ऑफ सप्लाई अगर इंडिया के बाहर है तो ये भी आपका इंटर स्टेट सप्लाई है, क्योंकि ये सर ये तो एक्सपोर्ट है। सप्लायर इंडिया का और प्लेस ऑफ सप्लाई बाहर है। यस ये एक्सपोर्ट की तरह है, जरूरी नहीं है कि एक्सपोर्ट का डेफिनेशन मैच करे, बट यस एक्सपोर्ट की तरह है। सच सप्लाईज नीड टू सेटिस्फाई मोर कंडीशंस टू क्वालिफाई एज एक्सपोर्ट। चलो तो सर एक तरह से इंपोर्ट हो गया इंटर स्टेट सप्लाई, एक्सपोर्ट भी अ काइंड ऑफ द एक्सपोर्ट ही है ना। सप्लायर इंडिया का और प्लेस ऑफ सप्लाई बाहर है, तो एक्सपोर्ट भी इंटर स्टेट हो गया, इंपोर्ट भी इंटर स्टेट हो गया। और सप्लायर एक स्टेट में और प्लेस ऑफ सप्लाई अलग स्टेट है, या एक स्टेट है एक यूटी है, तो भी ये इंटर स्टेट सप्लाई हो गया। नेक्स्ट
सप्लाई टू और बाई एसईजेड यूनिट और डेवलपर, एक एसईजेड यूनिट और डेवलपर के साथ अगर आपने सप्लाई कर ली तो ये एक इंटर स्टेट सप्लाई बन जाएगा। याद रखना एसईजेड नाम आते ही इंटर स्टेट सप्लाई। और लास्ट सर इसका मतलब ये हुआ, एक सुनना ध्यान से, एक स्टेट है, कोई भी स्टेट का नाम ले लीजिए, बिहार। बिहार में एक एरिया है जो एसईजेड एरिया है, तो अगर बिहार का नॉन एसईजेड एरिया भी अगर एसईजेड में ट्रांजेक्शन कर लिया तो भी ये इंटर स्टेट होगा। सर रियली? तो और क्या लिखा है फिर, पढ़ क्यों रहे हो? स्पेसिफिकली एसईजेड के लिए लॉ ने लिख दिया इंटर स्टेट। तो इंपोर्ट इंटर स्टेट है, एक्सपोर्ट इंटर स्टेट है, एसईजेड इंटर स्टेट अगर उनके साथ ट्रांजेक्शन करते हो तो। और सप्लायर एक स्टेट में, प्लेस ऑफ सप्लाई अलग स्टेट है, या एक स्टेट है एक यूटी है, या एक यूटी है दूसरा यूटी है, तो ये होगा इंटर स्टेट सप्लाई। लास्ट, इन द टैक्सेबल टेरिटोरी, मतलब सप्लाई हुआ टैक्सेबल टेरिटोरी में, इंडिया में, नॉट बीइंग एन इंट्रा, और वो अगर इंट्रा के मीनिंग में फॉल नहीं किया, इंट्रा का मीनिंग ये यहां पढ़ाऊंगा मैं नीचे, तो इंट्रा का मीनिंग में अगर फॉल नहीं किया और ऊपर फॉल नहीं किया तो लॉ बोलता है उसको इंटर मान लेना। सर नहीं समझा, बताता हूं। टैक्सेबल टेरिटरी में कोई सप्लाई हुई, इंटर स्टेट सप्लाई के इस पॉइंट के ऊपर जितना भी प्रोविजन पड़ा, मान लो वो सप्लाई उसमें कहीं पे भी फॉल नहीं कर रही है, सर ओके, और वो इंट्रा स्टेट सप्लाई के मीनिंग में भी फॉल नहीं कर रहा है, तो लॉ बोलता है ये जो क्लॉज है सबसेक्शन 5 का सी, इसके अंदर आप ट्रीट कर लेना उसको इंटर स्टेट सप्लाई। तो ऐसा है। अब चाहता हूं मैं एक बार रिवाइज करो फटाफट, माइंड में कर लो, ऐसा कुछ नहीं है, 2 मिनट लो, आप पॉज करना, आप पॉज कर लो, आगे बढ़ता हूं। सेक्शन 8 ऑफ द आईजीएसटी एक्ट, इंट्रा स्टेट सप्लाई का डेफिनेशन। सर इंट्रा स्टेट सप्लाई का डेफिनेशन भी आईजीएसटी एक्ट में है? यस, आईजीएसटी एक्ट के अंदर इंट्रा स्टेट सप्लाई का डेफिनेशन सेक्शन 8, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज वेयर द लोकेशन ऑफ द सप्लायर, वैसे ही जैसे ऊपर पढ़ा, एंड द पीओएस एज पर सेक्शन 10 और 12 ऑफ द एक्ट, मतलब 10 12 कोई ये यहां पर ले रहा है, आर इन द सेम स्टेट और यूटी, सेम स्टेट है तब ये इंट्रा है, सेम स्टेट है तब इंट्रा है, मतलब सप्लायर का लोकेशन और प्लेस ऑफ सप्लाई दोनों सेम स्टेट में है तो ये इंट्रा है। नेक्स्ट, प्रोवाइडेड दैट द फॉलोइंग सप्लाई शैल नॉट बी ट्रीटेड एज इंट्रा। अब इंट्रा के मीनिंग में फॉलोइंग नहीं आएगा। पहला, एसईजेड के साथ ट्रांजेक्शन करोगे ये कभी इंट्रा नहीं होगा। देखो मैंने बोला था सेम स्टेट में अगर एसईजेड और नॉन एसईजेड ने भी ट्रांजेक्शन कर लिया ये इंट्रा नहीं होगा। नेक्स्ट, इंपोर्ट के केस में कभी इंट्रा नहीं होगा। और लास्ट, कोई भी गुड्स अगर आप टूरिस्ट को सप्लाई दे रहे हैं, टूरिस्ट का मतलब ऐसा नॉन रेसिडेंट जो भारत में 6 महीने तक रहा है उससे ज्यादा नहीं, तो अगर आप कोई भी टूरिस्ट को कोई गुड्स सप्लाई, यहां पर सर्विस वर्ड नहीं है, गुड्स सप्लाई दिया तो लॉ कहता है ये भी एक इंट्रा स्टेट सप्लाई नहीं माना जाएगा। तो सर ये क्या माना जाएगा? ये इंटर स्टेट का इस पॉइंट में आ जाएगा, सी पॉइंट में, टूरिस्ट आ जाएगा सी पॉइंट वजह से। समझो इसको। सर इंट्रा स्टेट एक बार और बता दिए, सप्लायर का लोकेशन और प्लेस ऑफ सप्लाई अगर सेम स्टेट या यूटी में है तो ये इंट्रा स्टेट सप्लाई है। सर प्लेस ऑफ सप्लाई कैसे देखना है? सेक्शन 10 या 12 से देखना है, 11 या 13 को ये ओवरराइड नहीं कर रहा, सिर्फ 10 और 12 से देखना है। अब एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं जो इस सेक्शन के अंदर है। वेयर अ पर्सन हैज एन इस्टेब्लिशमेंट इन इंडिया एंड एनी अदर इस्टेब्लिशमेंट आउटसाइड इंडिया, मान लो एक आदमी का इंडिया में एक इस्टेब्लिशमेंट और एक बाहर है, या फिर इस्टेब्लिशमेंट इंडिया के एक स्टेट में एंड अदर इस्टेब्लिशमेंट उस स्टेट के बाहर है, मतलब दूसरे स्टेट में है, मतलब एक आपके दो अलग अलग स्टेट में दो इस्टेब्लिशमेंट है, या एक इस्टेब्लिशमेंट इंडिया में एक बाहर है, या फिर इस्टेब्लिशमेंट एक स्टेट में है एंड अदर इस्टेब्लिशमेंट उसी स्टेट में है, तो 3 केस ही पॉसिबल है, या तो सेम स्टेट में 2 इस्टेब्लिशमेंट है, या एक स्टेट 1 में है दूसरा स्टेट 2 में है, या एक इंडिया में है एक इंडिया के बाहर है। अगर ऐसा है तब लॉ कहता है ये सारे एस्टेब्लिशमेंट को अलग अलग लोगों के माने जाएंगे, इवन ही वो एक ही आदमी का, मेरा ही है, लेकिन फिर भी लॉ बोलता है हम इनको अलग अलग पर्सन ट्रीट करेंगे। बस इतना ही है, ये तो आपको पहले से भी पता है। एक्सप्लेनेशन 2, पर्सन बिजनेस कर रहा है थ्रू अ ब्रांच एजेंसी या रिप्रेजेंटेशनल ऑफिस इन एनी टेरिटोरी, कोई भी आदमी अगर कोई ब्रांच चला रहा है, रन कर रहा है, या एजेंसी या रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस किसी भी टेरिटरी में चला रहा है, तो उसको भी माना जाएगा एक एस्टेब्लिशमेंट उस टेरिटरी का, मतलब इसको एक सेपरेट एस्टेब्लिशमेंट माना जाएगा। तो ये बातें पता होनी चाहिए, किसी तरह का क्वेश्चन घुमा दिया तो आपको क्लिक करे। बस एक बात मत भूलना, दोनों ही सेक्शन में मैंने आपको बार बार बोला है, ये जो प्लेस ऑफ सप्लाई डिटरमाइन करोगे वो एज पर सेक्शन 10 और 12 ही करोगे, इसका कुछ काम है, प्रैक्टिकल सम्स जब करोगे तब समझ आएगा। यहां पे भी देखिए नेक्स्ट एक प्रोविजन है सप्लाईज इन टेरिटोरियल वाटर, सेक्शन 9 ऑफ द आईजीएसटी एक्ट। ये क्या है? देखो पहले तो टेरिटोरियल वाटर क्या है वो जान लो।
एक्सटेंडेड अप टू 12 नॉटिकल माइल फ्रॉम द अप्रोप्रिएट बेस लाइन। मतलब इंडिया का जो जहां बॉर्डर है वहां से 12 नॉटिकल माइल तक होता है हमारा टेरिटोरियल वाटर बेस लाइन से। अब नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन दिस एक्ट वेयर द लोकेशन ऑफ द सप्लायर इज इन टेरिटोरियल वाटर। सप्लायर कहां पर है? टेरिटोरियल वाटर में है, कोई सी में सर्विस दे रहा है। द लोकेशन ऑफ सच सप्लायर, तब सप्लायर का क्या लोकेशन होगा? क्योंकि वो राइट नाउ किसी स्टेट में है ही नहीं। प्रॉब्लम क्या है? कहीं कभी भी अगर सप्लायर का लोकेशन टेरिटोरियल वाटर में पाया गया, क्वेश्चन ये उस सप्लायर को मैं किस स्टेट का मानूं? जब जब सप्लायर का लोकेशन का जरूरत पड़ता है, आपने ऊपर भी पढ़ा, सप्लायर का लोकेशन एक स्टेट में है, प्लेस ऑफ सप्लाई दूसरे स्टेट में है, तो ये इंटर स्टेट है। सप्लायर का लोकेशन एक स्टेट में है, उसी स्टेट में प्लेस ऑफ सप्लाई है, तो ये इंट्रा स्टेट सप्लाई है। तो जो सप्लायर का लोकेशन हमको ढूंढना है वो कैसे ढूंढेंगे जब सप्लायर टेरिटोरियल वाटर में होगा? आंसर लाइज हियर। लॉ कहता है वेयर द लोकेशन ऑफ सच सप्लायर, ढूंढना पड़ेगा, मैं बताऊंगा क्या। या फिर वेयर द प्लेस ऑफ सप्लाई, अगर टेरिटोरियल वाटर में निकल कर आया कि प्लेस ऑफ सप्लाई फॉल कर रहा है टेरिटोरियल वाटर में, तो द प्लेस ऑफ सप्लाई क्या, कौन सा स्टेट लिया जाएगा? लॉ बता रहा है, ये दोनों डिबेट को हम क्लियर कर देंगे। सेल फॉर द पर्पज ऑफ दिस एक्ट बी डीम्ड टू बी द कोस्टल स्टेट और यूनियन टेरिटोरी वेयर द नियरेस्ट पॉइंट ऑफ द अप्रोप्रिएट बेस लाइन इज लोकेटेड। कोस्टल स्टेट और यूनियन टेरिटोरी वेयर द नियरेस्ट पॉइंट ऑफ द अप्रोप्रिएट बेस लाइन इज लोकेटेड। जब सप्लाई दी गई तो वहां से नियरेस्ट पॉइंट पर जो स्टेट है, आप ऐसा ही समझ लो, आपके लिए इतना इनफ है, जो स्टेट है वो स्टेट मान लिया जाएगा, सप्लायर का स्टेट, और अकॉर्डिंगली वही स्टेट मान लिया जाएगा। प्लेस ऑफ सप्लाई डिपेंड करता है आप सप्लायर का स्टेट कब निकाल रहे हो और प्लेस ऑफ सप्लाई कब निकाल रहे हो। मतलब सप्लायर राइट नाउ मान लो, एक बार प्लेस ऑफ सप्लाई छोड़ दो, मुझे सप्लायर का लोकेशन पता करना है, और जो सप्लायर सर्विस दे रहा है या कोई सप्लाई दे रहा है वो टेरिटोरियल वाटर में दिया, तो उस वक्त क्या मानूं मैं लोकेशन ऑफ सप्लायर? लॉ बोलता है माना जाएगा जो नियरेस्ट स्टेट है, हो गया। सिमिलरली प्लेस ऑफ सप्लाई ढूंढना है और वो निकल कर आया टेरिटोरियल वाटर। अब प्लेस ऑफ सप्लाई किस स्टेट का माना जाए? तो लॉ कहता है इट्स अगेन सिंपल, जो नियरेस्ट स्टेट होगा उसी का मान लेंगे हम प्लेस ऑफ सप्लाई। अप्रोप्रिएट बेसलाइन जो देखा जाता है वहां से जो नियरेस्ट पॉइंट में स्टेट होता है वही होगा। लास्ट सीबीआईसी का एक सर्कुलर है, ये सर्कुलर आप पढ़ो मत पढ़ो आपके लिए एक बराबर है, क्योंकि आप ऑलरेडी जानते हैं। बताओ, एक ही स्टेट के अंदर मान लो आपने इमोल प्रॉपर्टी की सर्विस ली, एक बार अच्छे से समझना। कोई एक स्टेट का नाम लेते हैं, बिहार ही ले लेते हैं एक बार, क्योंकि पहले भी यही लिया था हमने। तो बिहार स्टेट में मान लो एक एसईजेड एरिया है और एक बाकी का नॉन एसईजेड एरिया है। एसईजेड एरिया का एक यूनिट या डेवलपर को कॉन्फ्रेंस करने के लिए होटल की बुकिंग कराई उसने, बट याद रखना, ध्यान से सुना, एसईजेड वाले ने होटल की बुकिंग नॉन एसईजेड एरिया में करवा ली। कहां करवा ली? नॉन एसईजेड एरिया में। अब सवाल है, वो होटल ने जो सर्विस दी है एसईजेड एरिया वाले यूनिट या डेवलपर को, वो सप्लाई इंटर स्टेट माना जाएगा, इंटर स्टेट माना जाएगा? देखो मैंने आपको पहले भी कहा था, एसईजेड वाले स्पेसिफिकली इंटर स्टेट सप्लाई में फॉल करते हैं, तो फिर पढ़ने की क्या जरूरत? यही क्लैरिफिकेशन बहुत पहले आया था, इसीलिए आया था कि लोगों में डिबेट ना हो। तो अब आप इसको सेल्फ करेंगे। चलो, तो इसके साथ चैप्टर पूरा ओवर।